आपने स्टेटमेंट बोला था कि इंडिया में गन लेने के लिए 13 लाइसेंस लगते हैं और रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए 32 लाइसेंस। ये रियलिटी है। मैं तो ये मानता हूँ कि यार हमारे देश में हम जितना कमाते हैं 60% तो चला जाता है टैक्सेस में और लाइसेंस फी में। सबसे ज्यादा गलतियां लोग कहाँ करते हैं टू स्टार्ट अ स्मॉल रेस्टोरेंट? सही लोकेशन पे जाओ, अच्छा खाना बनाओ और सिंपल खाना बनाओ और नाम ऐसा दो कि कंज्यूमर समझे, जैसे कि वाव मोमो, पिज्जा हट। जो रोड पे 20 से 50 रुपए में मोमोज मिल जाते हैं, कोई आके 100-200 रुपए में क्यों खरीदे? इट्स अ लॉट टू डू विद द क्वालिटी। वाव मोमो का एक मोमो लोगे तो आपको प्रॉपर बोनलेस लेग चिकन मिलेगा, वेयरएज आप रोड से खाओगे तो आपको पता भी नहीं कि आप चिकन खा रहे हो कि आप डॉग मीट खा रहे हो। कोई भी जो नया रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहा है छोटा सा, सबसे ज्यादा गलतियां लोग कहाँ बनाते हैं? अगर इंडिया में 20 खुलते हैं, आप समझ लो 12 बंद हो जाते हैं विद इन अ ईयर। इट्स अ वेरी रूथलेस इंडस्ट्री। अगर आप क्लिक नहीं करते तो आप फेल कर जाते हो और आपके पैसे पानी में डूब जाते हैं। कमाना बहुत मुश्किल है, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी। स्विगी एंड जोमैटो ये कितना % शेयर लेते हैं? They can go from anything from 15-16% to 25%. Tell me your revenue now. हम ये साल 650 करोड़ करेंगे। इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बड़ा चैनल होगा और जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे, ताकि हम आपको और बेटर वैल्यू दे पाएँ। आगे बढ़ने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ। और इस पूरे एपिसोड का ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। एक आपने स्टेटमेंट बोला था विच इज कि इंडिया में गन लेने के लिए 13 लाइसेंस लगते हैं और रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए 32 लाइसेंस। यस आई एम हैप्पी आपने वो सुना। ये रियलिटी है। आप देखो, हम बात कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। भाई 1 नेशन 1 रेगुलेशन तो कर लो। हम रहते हैं इंडिया में, इतने सारे स्टेट्स हैं, हर जगह में रूल्स रेगुलेशन अलग हैं। और आप सोचो, हम अगर एक स्टेट में 10 वामोमो खोल रहे हैं तो 10 बार सेम डॉक्यूमेंट दो, अलग अलग जगह में दो, फिर हैरेसमेंट होती है उसमें। अभी क्या है, हमारे को धंधा चलाना है, तो हम तो यार इसमें घुसते ही नहीं है। हम कंसल्टेंट हायर करते हैं, वो करते हैं जो उनको करना है। बट इट्स अ बिग हेडेक। आप सोचो, आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, आपको फूड लाइसेंस चाहिए, आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए, आपको हेल्थ लाइसेंस चाहिए, आपको म्यूजिक लाइसेंस चाहिए, आपको एक्साइज लाइसेंस चाहिए, देन इट गोज ऑन। मतलब आपको गाना बजाने के लाइसेंस चाहिए, आपको बैठाने के लाइसेंस चाहिए, आपको शॉप एस्टैब्लिशमेंट का लाइसेंस चाहिए, आपको लेबर लाइसेंस चाहिए। इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आप जो वेइंग मशीन रखते हो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, आप 9 बजे के बाद खोलते हो उसके लाइसेंस चाहिए। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि यार हमारे देश में हम जितना कमाते हैं उसका आप समझ लो कि 60% तो चला जाता है टैक्सेस में और लाइसेंस फी में, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये रियलिटी है। आई होप कभी बदलेगा। ये सारे लाइसेंसेस अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों से लेने पड़ते हैं कि सिंगल विंडो? अलग अलग, नो सिंगल विंडो। सिंगल विंडो भी हो जाए तो सिंगल विंडो शायद, राइट? सिंगल विंडो अनाउंस हुआ है कुछ स्टेट्स में। हैदराबाद ने अनाउंस किया है, गुजरात ने शायद इम्प्लीमेंट किया है, बट गुजरात में लाइफ इज एनीवेज इजी बिकॉज लिकर तो होती नहीं है, राइट? मैं बात कर रहा हूँ उन बड़े रेस्टोरेंट्स की जो लिकर सर्व करते हैं, जिनकी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। आजकल तो ऐसा हो गया कि आप जो लिकर का ब्रांड रखते हो, हर ब्रांड के अगेंस्ट भी आपको लाइसेंस देना पड़ता है। सो इमेजिन, आपने अगर 20 ब्रांड्स रखा तो उन 20 ब्रांड्स के अगेंस्ट भी आपको एक लाइसेंस देना पड़ता है एक्साइज से, कि मैं ये ब्रांड बेचूँ या ये ब्रांड नहीं बेचूँ। अब फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट में एक्साइज उस ब्रांड को नहीं रख रहा है या नया ब्रांड लॉन्च कर रहा है, तो आपको उसके लिए भी लेना पड़ेगा। मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपको रेलिवेंट रहना है, धंधा करना है, बाकी लोग बेच रहे हैं, आपको भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड आती है उसकी, राइट? तो इट इज़ डिफिकल्ट, बट येस आई विल स्टिल। सो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द NRAI, विच इज द रेस्टोरेंट एसोसिएशन। ठीक है, हमारा काम है नॉट टू जस्ट थिंक अबाउट द बिगर प्लेयर्स, टू ऑल्सो थिंक अबाउट द स्मॉलर प्लेयर्स। और हम अभी भी इसी पे लगे हुए हैं कि हाउ डू वी गेट दैट सिंगल लाइसेंस विंडो। मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने कहा, समय बदल रहा है, टाइम्स आर चेंजिंग, इट्स गेटिंग बेटर। एटलीस्ट हमने देखा है कि हैदराबाद आगे आया है। मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल, उन्होंने अश्योर किया है। आई एम वेरी श्योर कि नेशनल कैपिटल में भी पीपल आर हियरिंग। हमने बॉम्बे में बात किया है। आई हैव मेट द चीफ मिनिस्टर माई सेल्फ। ही अश्योर्ड मी दैट ही लुक इनटू इट। सो पीपल अंडरस्टैंड आवर पेन। अभी हम कर्नाटका में गए थे, वी डिड अ फूड डिलीवरी समिट, and we met the deputy CM and he came on stage and said कि मैं इस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम समझता हूँ। You are the most harassed industry. And you will be shocked to know, Raj, कि हमारी इंडस्ट्री is contributing 2% of GDP, almost 1.9% to be exact. We contribute 1.5% of GST collection. We are an industry. We are creating more than 10 million jobs. Organized sector की बात कर रहा हूँ।
बट वी डोंट हैव इंडस्ट्री स्टेटस। कुछ कुछ लाइसेंस है जहाँ पे आप ऑनलाइन भी अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फायर लाइसेंसेज बहुत स्टेट्स में आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो मतलब वो बंदा जाता है, लाइन में खड़ा रहता है, अब आप अप्लाई करोगे, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक निकलेगा, फिर सेकेंड मिस्टेक निकलेगा, फिर कंप्लाइंस आएगी। और कंप्लाइंस भी कैसे कैसे आते हैं आपको पता है, मतलब कोई बोलेगा कि आपका एंट्री का गेट होना चाहिए था 36 इंचेस, आप हो 34 इंचेस। अब आप अटक गए वहाँ पे। अब आप या तो तोड़ो दीवार को और 2 इंच बढ़ाओ, या तो फिर आप अटके रहो लाइन पे, आप अप्लाई करो, आप बोलो कि यार आप मेरा वापस कंसिडर करो। तो आई थिंक वी गो बाय द टेक्स्ट बुक। अगर इंडिया को आगे बढ़ना है ना, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट वन रेगुलेशन, इट्स अबाउट ईजी रेगुलेशन, सिंपल रेगुलेशन एंड सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द रेगुलेशन। सबसे ज़्यादा गलतियाँ लोग कहाँ करते हैं टू स्टार्ट अ स्मॉल रेस्टोरेंट? क्योंकि इंडिया में बहुत एस्पिरेशनल है, एक छोटी सी दुकान खोलना, छोटा सा चाइनीज जॉइंट खोलना है, छोटा सा बर्गर शॉप खोलना, वड़ा पाव शॉप खोलना है बॉम्बे। या तो आई थिंक अगर आपको एक ब्रांड बनाना हो ना, तो यू हैव टू बी इन द राइट लोकेशन। हम रिटेल बिजनेस में है, फूड रिटेल में है। फूड रिटेल इज ऑल अबाउट लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। तो हमने क्या किया, हमने बहुत सिंपल चीज़ किया, हम एक शॉप एंड शॉप के अंदर घुस गए जहाँ पे लोग आ रहे थे और एक एलीट क्राउड आ रहा था, जो शायद उस जमाने में मोमो बिकते थे 10 रुपये में, हम बिकते थे 40 रुपये में। तो जो शायद 4x पे कर पाए उस मोमो का, राइट, जो कंपेयर नहीं करे, जिसको हाइजीन चाहिए था, राइट। तो मैं आज के ज़माने में तो आप 30,000 में शुरू नहीं कर सकते। मतलब 2009 का 30,000 इज टुडेज आई वुड से ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज़, इफ नॉट लेस। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, राइट। अगर आपको 5 लाख में धंधा शुरू करना है, आई थिंक योर लोकेशन हैज़ टू बी एप्ट। यू हैव टू बी इन अ लोकेशन जहाँ पे लोग आएँ, लोग आपको देखें, जो दिखता है वो बिकता है। यू हैव टू बी इन दैट राइट लोकेशन। अब वो एक सुपरमार्केट के अंदर हो, या एक मॉल के अंदर हो, या एक मॉल के बाहर हो, या आप एक फूड ट्रक लगा दो। अगर आपको स्क्रैच से शुरू करना है, आपको वहीं आना है जहाँ पब्लिक टू एंड फ्रो कर रही हो, कि पब्लिक आपकी साइनेज को देखे, मुंडी घुमाए कि भाई ये क्या है, अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो, आपके पास आए। आपका खाना अच्छा होना चाहिए। लोग अच्छा खाना खाने के लिए आते हैं, सिंपल बात है। मैं इतने स्टार्टअप से मिलता हूँ, वो मुझे बोलते हैं मेरा ये सिस्टम बन गया है, मैंने ये क्रैक कर दिया है, मैं वॉल्यूम्स कर सकता हूँ। भाई ये सब बाद में आता है, पहले धंधा चाहिए, माल बिकना चाहिए। माल बिकेगा तो आपके पास कुछ करने को होगा, आप फिर सिस्टम बनाओ, आप फिर SOPs बनाओ। लोग आते हैं मेरे पास, पूरा SOP रेडी है। SOP धंधा नहीं चलता है, और SOP बदलता रहता है। SOP एक स्टोर के लिए बहुत अलग रहता है, 5 स्टोर के लिए अलग रहता है, 10 के लिए अलग रहता है, 500 के लिए अलग रहता है। यू हैव टू कीप री इन्वेंटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं, अगर किसी को शुरू करना है धंधा 5 लाख में, आप कर सकते हो। सही लोकेशन पे जाओ, अच्छा खाना बनाओ, और सिंपल खाना बनाओ, कॉम्प्लिकेट मत करो, कंज्यूमर समझें, और नाम ऐसा दो कि कंज्यूमर समझें। जैसे कि वाव मोमो, पिज़्ज़ा हट, लोग समझें, केंटकी फ्राइड चिकन। आपका नाम में आपका अगर प्रोडक्ट आ जाए, तो आपको वो पब्लिसाइज भी नहीं करना पड़ता है। मैं देखता हूँ लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और ऐसा नाम रखा है कि प्रोनाउंस भी नहीं कर सके, मतलब विदाउट नेमिंग एनीवन। बट कभी कभी बहुत अजीब लगता है कि यार मैं खुद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो बाकी बंदा प्रोनाउंस ही क्या करेगा। सो महंगी जगह, अगर कोई भी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल आ रहा है, उस फुटफॉल वाली जगह पे तो ऑब्वियसली बहुत रेंटल्स हाई होंगे, महंगा होगा, कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होगा, उधर प्राइम स्पॉट भी नहीं मिलेगा और ना सस्ता स्पॉट मिलेगा, क्योंकि सब जा चुके होंगे। तो फिर मैं कैसे उस जगह पे जाऊँ? जैसे कि हमने एक मॉल में खोला, हमारा सेकंड स्टोर बेस्ट मॉल में था कलकत्ता का, स्पेंसर्स के अंदर था, लेकिन तो रेंटल कम थी, शॉप एंड शॉप था। मे बी आजकल शॉप एंड शॉप नहीं चलता है, तो शायद आप एक बड़े मॉल के पास या प्राइम लोकेशन पर एक फूड ट्रक लगा दूँ। वो बहुत महंगा होता है ना, सस्ता कैसे? फूड ट्रक सस्ता होता है। फूड ट्रक के लिए इंडिया में अभी भी इट्स अ ग्रे एरिया। फूड ट्रक के लिए अभी भी आपको वो हॉकिंग लाइसेंस लगती है, जो एक पुश कार्ट के लिए लगती है। अगर सपोजिंग एक बंदा जो आइसक्रीम बेचता है, वो एक पुश कार्ट लगाता है, उसको एक वेंडिंग की लाइसेंस लगती है। फूड ट्रक के लिए भी वो लाइसेंस लगती है। जो रोड पे 20 से 50 रुपए में मोमोज मिल जाते हैं, कोई आके 100-200 रुपए में क्यों खरीदेगा? 3x 4x प्राइस पे आपसे आके क्यों खरीदेगा? यार हर गली गली में मोमोज मिल जाते हैं। आई थिंक इट्स अ लॉट टू डू विद द क्वालिटी। कि आप देखोगे, अगर आप वाव मोमो का एक मोमो लोगे, तो आपको प्रॉपर बोनलेस लेग चिकन मिलेगा। आप वेजिटेरियन, आई एम अज्यूमिंग, बट लाइक अज्यूमिंग 30 grams ऑफ मीट, प्रॉपर क्लीन चिकन। वेयरएज आप रोड से खाओगे तो आपको पता भी नहीं कि आप चिकन खा रहे हो कि आप डॉग मीट खा रहे हो, राइट। हाइजीन नहीं रहती है। ये नॉर्मल, दिस इज कॉमन। लोग डॉग मीट डाल देते हैं। डॉग मीट की बहुत स्कैंडल्स हुई हैं, मतलब दिल्ली में हुई है, हैदराबाद में हुई है, मोमोज में हुई है। जब मैंने 2015 में मोमो लॉन्च किया था दिल्ली में, देयर वाज अ बिग स्कैम ऑफ मोमोज में डॉग मीट है, जिसके वजह से मेरे को भी सफ़र करना पड़ा, ऑल द ब्रांड, बिकॉज लोगों के माइंड में एक नोशन आ गया था कि मोमोज की मीट अच्छे नहीं है। आप सोचो, आप जो रोड साइड में खाते हो, तो जो ऑयल आप यूज़ करते हो, वो हमारा यूज़ किया हुआ ऑयल रीसेल हो जाता है उनको।
यहाँ पे हम राइट क्वालिटी ऑफ ऑयल, राइट क्वालिटी ऑफ फ्राई, राइट क्वालिटी ऑफ मीट, राइट क्वालिटी ऑफ डेयरी। मतलब मैं तो प्राउडली बोलता हूँ कि मैं अमूल यूज़ करता हूँ। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मेरा मुंह उठा के कोई टेस्ट लैब में डाल दे। मतलब आप सोचो कि आप जब ट्रांसपेरेंटली ये कह सकते हो और बोल सकते हो तो एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। और हम सबको पता है कि फूड इन्फ्लेशन भी है। अगर मैं प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा तो मैं सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट दूंगा। अब जब मुझे पता है कि आई शुड बी नोन फॉर माई प्रोडक्ट, हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा हीरो है प्रोडक्ट, उसके बाद पीपल, उसके बाद प्लेस विच इज लोकेशन। ये 3 चीज़ अगर आपने क्रैक कर दिया, you are through. As an entrepreneur, I keep questioning myself. Yeah, and you every should. month ki, is this large enough? Yeah, like, I do that. Trust me, I do that every week, I would say. अभी मैं Saturday वापस travel कर रहा था from Singapore back to Calcutta, and the whole flight 4 hours, I just thought that, you know, if my goal is to be in the top 100 people in India, richest people in India, is this large enough? Exactly. To be What actually else? Yeah, to get because that see, 100. I'm very clear that if I have to get into politics and be a game changer, see, 15 years from now, India will be in a position where you'll take entrepreneurs. अभी आप देखोगे अगर if you look it has started already. It started, and if you look at the US government, you know, Donald Trump is also an entrepreneur, but people under Biden also, there are a lot of people, governors who are entrepreneurs, right? So see, to be a change maker, you need to be in the system to change the system. Will I be able to be in a position 15 years from now where I'm in the top 100 richest people in India, where I'm recognized? You know, where my name comes in that Forbes list, where my, and not for money. I want to just come so that I get recognition. People who can actually do so something. I can be a game changer. Today, I know in my fraternity, I'm a game changer, literally, right? So can I be that game changer in the larger ecosystem? Can I get that, command that respect where yes, people will come forward for me, people will support me? Can I even be close to maybe what a Ambani Adani is? I'm thinking big. Exactly. So I also keep questioning myself कि हम अलग क्या करें? And there are a couple of ideas which I have, which I might do at the right time. You never know. But I keep questioning, is this the right time? Now I know मेरे को अगला 2-3 साल यही करना है, इसको लिस्ट करवाना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना है, धंधा को. So I think the day I realized this, which was 4-5 years ago, I have made the complete business macro-managed now. मतलब to the T where I think another 3 years from now, the India business will not need me anymore. Hopefully, touch wood. So maybe then I look at the global play. And so global play is then for... Oh, global play is big. I mean, we'll enter Dubai this year only. Global play is very big. Dubai, Bangladesh, Nepal, Thailand. पहले बताओ, मोमोस होता है, मोमो होता है? मोमो होता है. मोमोस क्यों बोलते हैं लोग? बस वो कल्चर है. मतलब आप सब में एस लगा दो. आप थोड़ी बोलते हो पुचकास खाते हैं, बोलते हो पुचका खाते हैं. हाँ. राइट? तो मोमो खाते हैं. आप थोड़े जाके बोलोगे कि चिल्लास खाएंगे, आप चिल्ला खाओगे, राइट? आप ढोकलास तो नहीं बोलोगे, आप ढोकला बोलोगे. अब लोग मोमोज बोलते हैं. अब देखो, आप मोमोज बोलो या मोमो बोलो, खाने में अच्छा होना चाहिए. और खाने में अच्छा हो और आप वाव कह सको तो आप ऐसी एक ब्रांड तो बना सकते हो. आया कहाँ से? What was the history? मतलब मोमो इंडिया का फूड है, नेपाल का है? सो मोमो एक्चुअली ना, मोमो तिब्बत से आया है. Okay. ठीक है. और सो चाइना में एनीथिंग विद अ फिलिंग इनसाइड इज कॉल्ड डिमसम. ठीक है. तो अगर आप कोफ्ता खाओगे उसको भी डिमसम बोलेंगे और डम्पलिंग को भी डिमसम बोलेंगे. डम्पलिंग इज सिमिलर टू मोमो. ठीक है. अब चाइना एंड तिब्बत कैन नेवर अग्री टू कॉल वन डिश द सेम नेम, राइट? नंबर 2, अगर आप जापान में जाओगे तो ग्योजा है, विच इज ऑल्सो सिमिलर. अब ये मोमो क्या होता है? वाइट फ्लावर से बनता है, जो मैदा से बनता है. और अगर आप डिमसम्स खाओगे तो वो राइस फ्लावर से बनता है, राइट? राइस फ्लावर आपको उसी टाइम बना के उसी टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, तो वो सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, राइट? मोमो क्या है कि आप बना के रख सकते हो, उसकी शेल्फ लाइफ फॉर द होल डे जा सकती है, और आप उसको फ्राई भी कर सकते हो, आप स्टीम भी कर सकते हो. और फिर मोमो तिब्बत से आया नेपाल, और नेपाल से इंडिया घुसा थ्रू ले एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बहुत बड़ा हुआ. तो मेरा पहला मोमो मैंने खाया था दार्जिलिंग में. एक अंकल थे जो शायद उस टाइम मेरे एज के ही होंगे जब उन्होंने शुरू किया होगा. अभी तो उनकी शादी वादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं. अभी भी जाता तो उनका मोमो खाता हूँ. मैंने दार्जिलिंग में अपना पहला मोमो खाया, आई थिंक मैं 5-6 साल का था. और फिर मेरे स्कूल में वो लेडी आती थी, मोमो बनाती थी, वहीं से फ़ैन बन गया. मैंने बोला कि यार अगर लोग पिज़्ज़ा के साथ खेल सकते हैं, बर्गर के साथ खेल सकते हैं, तो मोमो के साथ खेलेंगे. सो इट्स एंड व्हाई ऑल ऑफ अ सडन ये इतना बड़ा हिट क्यों बना? इंडिया का कोई पैलेट इससे मैच करता है कि कैसे? हाँ, तो आप स्ट्रीट फूड में इट बिकेम अ बिग थिंग. यस. सो इट्स अ कन्वीनियंस फूड, इट्स अ फिंगर फूड. ठीक है. और आप देखोगे तो हमने सबने मोमो को इंडियनाइज किया है. Like you have तंदूरी मोमोज, you have a pan fried मोमो जो स्पाइसी शेजवान सॉस में है. मतलब
जो इंडियन चाइनीज जो है, जो देसी चाइनीज है, मंचूरियन इज अ इंडियन चाइनीज, चाइना में आपको नहीं मिलेगा, करेक्ट। मांचाओ आपको इंडिया में मिलेगा, राइट। शेजवान वहाँ पे सिचुआन बोलते हैं, हम यहाँ शेजवान बोलते हैं, राइट। तो आई थिंक हमने मोमो को इंडियनाइज किया और लोगों ने भी इंडियनाइज किया। आई थिंक हेल्प क्या किया ना कि वो एक फन फूड बनता गया, और उस फन फूड के जर्नी में हम जैसे ब्रांड्स आके उसको एक लुक एंड फील, एक कलर दे के और बड़ा कर दिए, कैटेगरी क्रिएट कर दी। लाइक अभी मैं एक सर्वे देख रहा था जो हमारी टीम ने कराया था, वी हायर्ड वन ऑफ द बिग फोर्स एंड गॉट इट डन। आप समझ लो ऑर्गेनाइज कैटेगरी में वी ओन 75% मार्केट शेयर, 75% इन ऑर्गेनाइज कैटेगरी ऑफ मोमोज, एंड दिस इंक्लूड्स ओनली द मोमो ब्रांड्स। अगर आप पकड़ लो, अगर मैं पकड़ लूँ कि हर एक बंदा जो चाइनीज रेस्टोरेंट में मोमो बेच रहा है, तो इन दैट वी आर एट 20% मार्केट शेयर। मतलब आप समझ लो कि इंडिया के 29 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज मिला के जो भी बंदा मोमो बेच रहा है उसमें हम 25% पे हैं, जबकि हम सिर्फ 46 सिटीज में। तो आप सोचो मार्केट कितना बड़ा हो सकता है। सो द डे योर ब्रांड बिकम द प्रोडक्ट, लाइक जीरोक्स। आज चेन्नई में जब मैं जाता हूँ ना, मुझे बहुत प्राउड फील होता है, या अगर मैं केरला में जाऊँ। अभी कल एक इन शॉर्ट्स में न्यूज़ आया था कि एक बैंगलोर का बंदा वामोमो के सामने में लैपटॉप खोल के बैठा था, लुक एट द प्रायोरिटीज। एक्चुअली वामोमो का कियोस्क नहीं है, उसने एक ठेला में मोमो लगा के बेचा है और मैं फेमस हो रहा हूँ। बट आपको अच्छा लगता है जब आप देखते हो लोग आपको कॉपी करती हैं ना, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो। और चेन्नई में लोग लाइक बोलते हैं, अब्बा मेरे को वाव मोमो खाना है, मेरे को मोमो नहीं खाना है, बच्चे। तो यू बिकम द, योर ब्रांड बिकम द प्रोडक्ट, दैट्स द बेस्ट थिंग। सो केरला, चेन्नई में हम था ही नहीं, हमने इंट्रोड्यूस किया। अभी हमारे 70 दुकान है चेन्नई में। तो आई थिंक इन प्लेसेस वेयर यू इंट्रोड्यूस द कैटेगरी, द ब्रांड, दैट बिकम्स द प्रोडक्ट। एंड केरला और चेन्नई बहुत अच्छा। माय मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड बिगेस्ट मार्केट इज साउथ इंडिया, देन ईस्ट इंडिया। आपको सच बात बताता हूँ, सबसे बड़ी कॉम्पिटिशन दिल्ली में मिलती है। माय टफेस्ट मार्केट इज दिल्ली, बिकॉज हर गली नुक्कड़ में मोमो मिलते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी रूमर आता है कि इसमें डॉग मीट है, ये है, वो है। तो एनीवेज बहुत लोगों को अवर्जन है मोमो से। उसके बाद जिनको पसंद है वो बोलते हैं यार मैं मोमो हफ्ते में एक बार खाऊंगा, 100 रुपये का है, बट मैं 40 रुपये का मोमो तो रोज खाऊंगा। स्पेशली द स्टूडेंट क्राउड, द यंग क्राउड। नॉस्टैल्जिक भी होता है ना गली का, गली जैसे आपको उन्हीं अंकल का चाहिए वैसे वो भी रहता है। और प्लस कन्वीनियंस फूड है यार, आप पीसेस में खा लो, आप इंजॉय करो उसको। तीखी चटनी, गरम गरम मोमोज, मुंह में पानी आ जाता है। बट टेल मी दिस, जैसे मेरे लिए, मैं पानी पूरी लवर हूँ, ओके, आप पुचका बोलते हो। हाँ, कलकत्ते से पुचका बोलते हैं, राइट। तो पानी पूरी मेरे लिए, मैं कभी भी किसी शोरूम में या बड़ी दुकान में खा ही नहीं सकता। I've tried 20 times, पर मुझे वो जो ठेले का रास्ते में जो रेडी लगा के या जो इधर लगाते हैं, जो वही पसंद आता है। एंड नो मैटर मैं जितना भी सोचूं कि मुझे हाइजीनिक चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए, मैं पैसे खर्चा करने, मुझे वो टेस्ट नहीं आता। मुझे टेस्ट वो गली के उसमें आता है। मेरी या तो प्लेसिबो है या मेमोरी है या आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट मुझे टेस्ट अच्छा, ओरिजिनल टेस्ट वहीं आता है गली वाले भैया में, राइट। सो सिमिलरली जो मोमो ईटिंग क्राउड है, जिसके लिए मोमो नहीं किसी ने कभी खाया, तो वो तो प्रॉब्लम वाव मोमो खा ले। बट जो मोमो ईटिंग क्राउड है, जो बचपन से गली का ही खाया, वो शिफ्ट हो जाता है। तो अच्छी बात क्या है ना, जब मैंने वाव मोमो शुरू किया, मोमो ईटिंग क्राउड बहुत छोटी थी इंडिया में। इट वाज ओनली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली एंड कलकत्ता, अगर मैं देखूँ तो। और आपको कहीं मोमो मिलता ही नहीं था इंडिया में, राइट। तो अगर 20 साल पहले या 30 साल पहले किसी ने पुचका का ब्रांड शुरू किया होता, तो शायद हर गली नुक्कड़ में पुचका वाला उतने अच्छे से पुचका नहीं बेचता, बिकॉज पुचका भी एक ब्रांड बन जाता। प्रॉब्लम क्या थी कि जब आपने पुचका खाना शुरू किया, पूरे इंडिया में पुचका फैल चुका था। एवरी नूक एंड कॉर्नर हैड पुचका, देयर वाज नो ब्रांड फॉर इट, सो पीपल लव्ड इट फ्रॉम देयर। हमने क्या किया, हम लकी ये थे कि हमने राइट टाइम में राइट बिजनेस में घुसे, राइट प्रोडक्ट में घुसे। उस टाइम मोमोज बहुत जगह में नहीं थे। आज मोमो हर जगह में है, हर सिटी में लोगों को पता है मोमो क्या है। जब मैंने शुरू किया था, बहुत जन को तो मोमो पता ही नहीं था क्या था। जब मैंने चेन्नई में गया, पीपल वुड आस्क मी कि मोमो क्या है। Some people ask me, will you sell momo with sambar? Imagine, chutney, which chutney? Coconut chutney. So it's like, you know, you had to build the product and the brand, which is not a tough, it's not an easy thing to do. It's a very tough thing to do. अगर आप देखो तो लोगों को educate करना बहुत tough होता है, right? तो कहीं ना कहीं we rode on the growth of building the brand and the product. शायद पुचका वाले चाट वाले नहीं कर पाए, बट मैं आज भी मानता हूँ कि इंडिया में आप अच्छी टेस्ट को अहमियत देते हो, फर्क नहीं पड़ता आप ब्रांड हो कि नहीं हो। आप अगर अच्छी टेस्ट को अहमियत दो, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओ और हाइजीनिक बनाओ और उसको सही प्राइस करो, तो माल बिकेगा आपका। डू यू थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेसन? वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। जिस भी इंसान को आज अगर फूड में कुछ स्टार्ट करना है, तो उसे कोई नया कैटेगरी या नया फूड ऐसा ढूंढना चाहिए जो फेमस है लेकिन इतना फेमस नहीं है कि हर जगह फैल चुका हो, तभी वो बड़ी कैटेगरी। हम क्या करते हैं ना हमारे बिजनेस में, अभी भी हमने वाव मोमो किया, वाव चाइना किया, देसी चाइनीज, फिर हमने वाव चिकन किया, अभी वाव कुल्फी किया हमने। तो हमारी इंडस्ट्री में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द क्यूजीन गैप।
सी हम सब क्या होता है क्विजीन गैप, एक्सप्लेन कि करो। क्यूजीन गैप क्या होता है कि आप समझो कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो लोग शायद पसंद करेंगे, लोग खाएंगे या खा रहे हैं, बट उसका ब्रांड नहीं बना है। फॉर एग्जाम्पल वाव कुल्फ़ी हमने लॉन्च किया, इट वॉज अ रोड साइड प्रोडक्ट, हमने उसको ब्रांड बनाया। हमने उसमें कुल्फ़ी थिक शेक, कुल्फ़ी संडे, कुल्फ़ी रबड़ी फलूदा, 20 रकम के फ्लेवर्स, आर्य कॉलोनी का मिल्क है, राइट, जहाँ से एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी मिल्क लेती है, हम भी वहीं से मिल्क लेते हैं, बेस्ट क्वालिटी मिल्क है। तो कहीं ना कहीं आप उसको ब्रांड बना के, एक लुक एंड फील देके, एक कलर देके, उसको फन बना के आप बेचोगे तो वो पॉपुलर होगा ही होगा, करेक्ट। तो वो क्यूजीन गैप आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को क्या चाहिए जो शायद एक ब्रांडेड फॉर्मेट में नहीं मिल रहा हो। तो बाकी इंडस्ट्री में हम क्या बोलते हैं, वी वांट टू ओन मार्केट शेयर। हमारे इंडस्ट्री में हम बोलते हैं देयर इज अ बेली एक्सपेंशन हैपनिंग, यू शुड ओन शेयर ऑफ द स्टमक, कि आप कितने बार कस्टमर को अपने पास ला सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है। नाइस। तो अभी इंडिया में क्विजीन गैप कहाँ कहाँ पे दिखता है आपको? अगर किसी को ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसको जानना है कि मैं कोई नए तरीके का क्विजीन लाऊं और मुझे इंटरेस्ट है फूड बिजनेस में बढ़ाने में, सो कौन से 3 ऑप्शन होंगे, 3 फूड बिजनेस या 3 क्विजीन गैप जो आपको लगता है इंडियन पैलेट See, I feel एक्सेप्टेबल? कुछ चीज़ों में बोलूँगा शायद I'll be playing with my own IQ, but I still believe कि it's not about the idea, it's about the ideation. मेरे को ये लगता है, मेरा ये मानना है कि there is still not a single quick service बिरयानी brand in India. You have a cloud kitchen brand, you have the heritage brands, but एक proper बिरयानी brand जो आपको मतलब standardized form में like a McDonald's बेचे, इंडिया में नहीं है। जबकि इंडिया में बिरयानी किलो, बहरूज, ये सब नहीं? सब ऑनलाइन है। ये मेरे लिए एक फिजिकल रिटेल ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। मतलब ऑनलाइन बिकम वन प्लेटफॉर्म, इट्स नो मोर अबाउट ऑमनी चैनल, इट्स ऑल अबाउट मल्टी चैनल, आपको हर जगह मिलना चाहिए, राइट। तो बिरयानी मेरे लिए एक बहुत बड़ा कैटेगरी है। द अदर थिंग विच आई एम श्योर विल सरप्राइज एवरीवन इज कोरियन, द के पॉप कल्चर। हाँ, कोरियन फूड, के पॉप कल्चर जो इंडिया में है, स्प्रेड है। आप देखो कोरियन नूडल्स, कप्पा नूडल्स कैसे बिक रहे हैं, भर भर के बिक रहे हैं, यहाँ तक कि इवन नेस्ले हैज कम इनटू कोरियन नूडल्स। खाते हैं लोग किमची? खाते हैं। Just asking. हाँ, आप देखो, Like, is it that big or is it just like a small? No, it's a very big category. आप ब्लिंकिट खोल के देखो, आप इंस्टामार्ट खोल के देखो, आपको भर भर के मिलेंगे कोरियन ब्रांड्स। तो कोरियन इंस्टेंट नूडल्स इज अ वेरी बिग कैटेगरी। यहाँ तक कि हम भी अपने FMCG में कोरियन इंस्टेंट नूडल्स ला रहे हैं, अपना खुद का बुलदक रेंज ला रहे हैं। हम तो कोरियन मोमो भी ला रहे हैं FMCG में। तो कोरियन मोमोज कॉल्ड मांडू, by the way, but Korean fried chicken, I think the K-pop culture in India is really spreading. बच्चे देख रहे हैं। दूसरा thing which I feel will be very very big in India, which should be available in QSR, is sushi. अगर किसी ने sushi क्रैक कर लिया, because again finger food है, convenience है, प्रॉब्लम है, उसको आप स्केल नहीं कर सकते because you are chef dependent in every place. If you can learn to scale it and someone can just, you know, for sushi what do you require? इस साइज की टेबल की जगह चाहिए आपको और रेफ्रिजरेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पर वो वेरी इजी टू स्टार्ट विद लेस कैपिटल। तो बहुत गंदी हो जाती है। हाँ, तो वही अभी प्रॉब्लम क्या है कि जब मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज इंडिया में आया था ना, तो इंडिया का इकोसिस्टम, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन फ्रोजन और कोल्ड चेन बहुत वीक था। फॉर अस ब्रांड्स लाइक डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स आर लाइक, I should say, training school. They have built institutes. They have actually gone out there and built the infrastructure. I mean, helped other companies build the infra. Yes. Right? So for any new entrant now, it's a ready-made platter. The stage is set. आपको बस plugins करने हैं। I personally believe अगर कोई sushi क्रैक कर ले, कोई कोरियन क्रैक कर ले, कोई बिरयानी ठीक से क्रैक कर ले, बिकॉज बिरयानी ना हमारे देश में हर किलोमीटर में टेस्ट बदलता है। किसी ने इंडिया का बिरयानी क्रैक नहीं किया कि आप सबको बिरयानी में है ही क्या, चिकन, मटन, वेज, आप उसको हर टाइप में ला के दो। अभी साउथ इंडियन हैदराबादी बिरयानी अलग है, थलापाकट्टी बिरयानी अलग है, आपका लाहौरी बिरयानी अलग है। आप सबको एक जगह लेके आओ। किसी ने खेला ही नहीं है बिरयानी के साथ में, सब एक ही टाइप का बिरयानी दे रहे हैं, तो उसी टाइप का ही दे रहे हैं। तो मैं तो यहाँ पे आइडियाज़ दे रहा हूँ, जिसको लेना है ले लो, बट आई फील बिरयानी, कोरियन, सुशी, आई ऑल्सो फील देयर इज अ वेरी वेरी बिग प्ले ऑफ कॉफ़ी कल्चर कमिंग इन टू इंडिया। और वो भी कॉफ़ी, नॉट कैफेज। कैफेज तो बहुत बूम कर रहे हैं अभी, इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप ब्रांड आ गए हैं। यू हैव थर्ड वेव, यू हैव ब्लू टोकाई, सब अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। सबको हो गया, अब कॉफ़ी हो गया, बट मेरे लिए द विनर विल बी द कियोस्क कॉफ़ी मॉडल, कि ऑन द गो। आप अगर आप देखोगे अब्रॉड में ना, पिकअप एंड गो बहुत है। एक चाइना में कंपनी है लुकिन कॉफ़ी, उसने लास्ट ईयर 2000 दुकान खोले एक साल में। 2000 दुकान एक साल में। वो कॉफ़ी बेचते हैं, पिकअप एंड गो, कियोस्क ऑफ कॉफ़ी। तो इंडिया में ये कॉफ़ी पिकअप गो पूरा कैफे नहीं है, कैफे नहीं है, जैसा कैफे नहीं एकदम, वो तो बहुत कैपेक्स हेवी मॉडल हो गया। जस्ट पिकअप गो। लुकिन कॉफ़ी ने स्टारबक्स की वाट लगा दी है चाइना में, तो वो इंडिया में कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी एवरी डे। और शायद डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। फॉर एग्जांपल आज एक जूस कॉफ़ी है जो मलेशिया में है, वो बहुत कोल्ड कॉफ़ी भी बेचता है, पिकअप एंड गो है। लोग प्री ऑर्डर करते हैं अपने ऐप से। एक तो आप अपने ऐप से ऑर्डर करवा रहे हो, यू नो योर कस्टमर, देयर इज नो कंज्यूमर मास्किंग, जो हमारे
सो कॉल्ड एग्रीगेटर्स फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं करते हैं, कंज्यूमर मास्किंग करते हैं, बट वहाँ पे तो नहीं है कंज्यूमर मास्किंग. सो इमेजिन मतलब एसेट लाइट मॉडल, आप हर 500 मीटर में एक कियोस्क डालो, लोग पिकअप गो करते रहेंगे, कन्वीनियंस, बिकॉज लोगों को कुछ पीना है ऑन द गो. आजकल लोगों के पास टाइम बहुत कम है. You know, earlier eating food or drinking was like a leisure. Today, why do most of us go to a Starbucks to do a meeting? Let's be honest. Or we wait for another meeting. हम पहले पहुंच गए तो Starbucks में बैठ के कॉफी पी लिया, कॉल कर लिया, फोन चार्ज कर लिया, right? And that's why if you see, if you go to any Starbucks or any big cafe, they'll have a charging point below your table. They also know it, right? They give you a good hygienic environment, air conditioning है, अच्छा खाना है, अच्छा कॉफी है. So I think pick up and go is also going to be a very very big thing. Or in beverage, it can be tea also. पर अभी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी क्लटर नहीं हो गया मार्केट, डू यू फील कॉफ़ी का? इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है. कॉफ़ी कंपनीज आ गई, लेकिन आ गई हैं फॉर श्योर, बट आई थिंक मार्केट बहुत बड़ा है. वी आर स्टिल प्रिडोमिनेटली अ टी ड्रिंकिंग कंपनी देन अ कॉफी ड्रिंकिंग कंपनी. कंट्री सॉरी, कंपनी बोल रहा हूँ, शायद कंपनी बना भी दो, बट वी आर स्टिल अ टी ड्रिंकिंग कंट्री देन अ कॉफी ड्रिंकिंग कंट्री. एंड इवन चाय में मैं मानता हूँ कि बहुत स्कोप है. लाइक आप देखो बबल टी कल्चर जो है बाहर में, आई एम श्योर इंडिया में भी कोई ना कोई क्रैक तो करेगा ही बड़े में, और वो भी कियोस्क फॉर्मेट है. आप बबल टी बेचो, आप आइस टी बेचो, सब कोई गर्म चाय बेच रहा है, ठंडा चाय बेचो, उसके साथ थोड़ा गर्म भी बेचो. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो चाय वाश चलाते हैं, चाय पॉइंट चलाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो आई एम श्योर अभी मार्केट बहुत बड़ा है हमारी. आप ये देखो ना, एन एवरेज इंडियन ईट्स आउट 7.9 टाइम्स इन अ मंथ वर्सेज चाइना विच इज़ दैट 50-60 एंड यूएस विच इज़ दैट 80-90. वहाँ पे तो लोगों के पास घर में किचन ही नहीं है, माइक्रोवेव है सिर्फ. तो हैबिट्स चेंज हो रहे हैं. इंडिया में बहुत रूम है इस इंडस्ट्री में ग्रो करने का, और मैं तो ये मानता हूँ कि सब कोई ग्रो कर सकता है. लोग बहुत compete करते हैं. आई थिंक अभी शायद ज़माना आ गया लोगों को कोलैबोरेट करने का. लेट्स टॉक अबाउट दिस पिकअप एंड गो मॉडल. क्योंकि आपका भी उसी टाइप का मॉडल है. राइट, इट्स कंप्लीट पिकअप एंड गो. नहीं, हमारे पास बैठने की भी जगह है, रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स हैं. सो वी आर देयर इन 200+ मॉल्स. मॉल में कॉमन फूड कोर्ट सिटिंग होती है. हमारे रेस्टोरेंट्स कुछ बड़े वाले भी हैं, कॉमन फूड कोर्ट सिटिंग है, तो वहाँ भी है, और पिकअप गो भी है. प्लस हमारे एक फॉर्मेट है वाव ईट्स, जहाँ पे हमारे तीनों ब्रांड एक साथ हैं. तो उसमें कम से कम हमारे खुद के 100 चेयर्स हैं, 50 टेबल्स हैं. फिर वी हैव स्मॉल स्टोर्स ऑफ 300 स्क्वायर फीट जहाँ पे 4 टेबल हो, 10 चेयर हो. बट वो फॉर्मेट में भी डिलीवरी बढ़ गया है, बिकॉज पहले ना लोग आके खड़ा होते थे खाना खाने के लिए कि गर्म मोमो खा के बैठ के खाएंगे. अभी तो डिलीवरी आ गई है, बस ऐप में दबाओ, घर में अपना OTT देखो और खाओ. जैसे मैंने वाव मोमोज मुंबई एयरपोर्ट पे खाया, राइट, वहाँ पे T2 में है, एज यू कम आउट. T2 से बाहर जाओ, बाहर पे राइट में. हम बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है. कोई भी सेलिब्रिटी का फोटो खींचता है तो वो दिखता है वो जगह, पर आप सेलिब्रिटी हो ही नहीं. क्योंकि वहीं पे सीधे सामने कार आती है. yes, तो आप राइट पे लेके जाओ. एंड मतलब मैंने तो बहुत ऑड टाइम पे खाया था. आई थिंक इट वाज लेट एट नाइट और समथिंग. वी आर ओपन 24 आवर्स इन एयरपोर्ट्स. सो आई एट इट लेट एट नाइट क्योंकि उस टाइम पे आई वाज क्रेविंग फूड. सो पिकअप एंड गो मॉडल क्या होता है? पिकअप एंड गो, एंड वो कैसे डिफरेंट है क्लाउड किचन से? आई थिंक टेक अवे मॉडल है. क्लाउड किचन में क्या होता है कि आप दिखते नहीं हो, इट्स लाइक अ घोस्ट किचन. आप सिर्फ डिलीवरी में ऑर्डर कर सकते हो. पिकअप एंड गो में क्या है कि आप डिलीवरी भी कर सकते हो, बिकॉज आपका एक स्टोर है जो कंज्यूमर को दिख भी रहा है, तो आप आके खाना कलेक्ट भी कर सकते हो. पिकअप एंड गो की कन्वीनियंस ये है कि आपको कम रेंटल में जगह मिल जाती है कंपेयर टू हैविंग अ फुल फ्लेजेड स्टोर, जो कि आप देख रहे हो रियल एस्टेट कॉस्ट तो इंडिया में बढ़ी रही है. तो इफ़ यू कैन क्रिएट अ फॉर्मेट विच इज़ द पिकअप एंड गो इन अ कियोस्क मॉडल, छोटी सी जगह, और उसमें अगर अपने सब इक्विपमेंट्स SOPs क्रैक कर लो. लेकिन मेरा तो ये मानना है कि हमने मोमो स्केल करना नहीं सीखा. हमने ये सीखा कि हम कैसे QSR को एक स्मॉल बॉक्स फॉर्मेट में क्रैक कर सके विथ ऑल SOPs, विथ ऑल फूड हाइजीन, विथ ऑल प्रॉपर इक्विपमेंट्स. आई थिंक वो भी एक आर्ट है. तो मैं तो अपनी टीम को ये बोलता हूँ, जब टीम बोलती है सर जगह बहुत छोटा है, मैं बोलता है यार दिल बड़ा होना चाहिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा. बट क्लाउड किचन क्यों नहीं बेटर होगा फिर इसके लिए? क्लाउड किचन में क्या है ना कि आप देखो, आप सिर्फ डिलीवरी कर सकते हो, ठीक है. तो वन पार्ट ऑफ द कस्टमर विच इज डाइनिंग इन और वांट्स टू टेक अवे एंड गो, वांट्स टू ईट एंड गो, वो नहीं मिलता है आपको. बट ईट एंड गो एंड टेक अवे कस्टमर क्या इतना बड़ा है? बहुत बड़ा है. कन्वीनियंस है बहुत ज्यादा. कहाँ लगाऊंगा? मतलब गिव मी एन एग्जांपल कि अगर आज मुझे पिकअप एंड गो रेस्टोरेंट खोलना है, या मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, फॉर एग्जांपल गिव मी रैंडम है, लेट्स से कॉफी. हम लोग कॉफी की बात कर रहे हैं, कॉफी शॉप खोलनी है. हम बॉम्बे में बैठे हैं, आप BKC देख लो. BKC में इतने सारे ऑफिसेज है, लोग नीचे आएंगे, पिकअप गो करेंगे, चले जाएंगे ऑफिस में. आप डिलीवरी करोगे तो आपको 20 मिनट लगेगा आने में, ठीक है. प्लस आप डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज दोगे. आजकल तो ये एग्रीगेटर्स सर्च चार्ज फी,
बारिश में एक और फी, पैकेजिंग फी, डिलीवरी फी सब लगा रहे हैं। बट फिर मेरा रेंटल पर मंथ भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। नहीं, आप छोटा जगह, बट आपको बिजनेस ज़्यादा मिल रहा है ना। अगर आप सिर्फ डिलीवरी करोगे, एक तो आप कमीशन दे रहे हो हर ट्रांजैक्शन में, तो 20% तो ये एग्रीगेटर ले जाते हैं, 20 से 25%, तो आपके पास बचता है 75%। और आप ऑनलाइन में दिखने के लिए आप इतना मार्केटिंग में स्पेंड करते हो। मेरा ये मानना है कि ओनली अ डिलीवरी मॉडल वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिस्ट इन इंडिया। इंडिया में जैसे मैंने कहा, जो दिखता है वो बिकता है। मेट्रो में आप फिर भी डिलीवरी करके शायद माल अपना बेच दोगे, लेकिन आप पैसे कमा नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ द ह्यूज कमीशन कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिलीवरी फी। बट इन Tier 2, Tier 3 सिटीज़, जो हमारा देश का जो कस्टमर है उसको आपका दुकान देखना है। अगर वो नहीं देखेगा तो विश्वास नहीं करेगा। तो अगर बहुत सारे क्लाउड किचन ऑपरेटर्स हैं जो अभी कह रहे हैं कि हमको Tier 2 में दुकान खोलना पड़ेगा, अदरवाइज कंज्यूमर ट्रस्ट पाना बहुत मुश्किल है। तो वही लॉजिक है, जो दिखता है वो बिकता है। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर डिलीवर कर रहे हो तो यू आर ओनली केटरिंग टू वन सेगमेंट ऑफ द पीपल हु आर इन द ऐप। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट हैव द टाइम टू बी इन द ऐप, हु आर नॉट दैट ऐप कॉन्शियस, हु वांट टू जस्ट पिक अप एंड गो। इट्स एन इम्पल्स बाय। हमारे कंट्री में इम्पल्स बाय बहुत होता है। आज जो हम मॉल्स में हैं सब इम्पल्स बाय है। आज अगर आप मेरे को बोलोगे whom do I compete with? I compete with the Domino's, I compete with the KFC in the same mall, because आज मैं चल रहा हूँ फूड कोर्ट में, मुझे चिकन खाने का मन हो गया, मुझे मोमो खाने का मन हो गया, मुझे चाइनीज खाने का मन हो गया। तो यू आर competing with brands, not with cuisines when you are in a crowded food court or any crowded place. So that's why I think अपने फूड को फन बनाना, मेन्यू को एक्साइटिंग करना और कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। किसी को अभी पिकअप एंड गो कॉफी मॉडल स्टार्ट करना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है कि उसको लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा टू स्टार्ट वन शॉप? आई थिंक एक पिकअप एंड गो अगर आप सिंपल वे में करो टू बिगिन विद, आप 7 से 8 लाख पे कर सकते हो शुरू। ओके, या तो एक्चुअली लेट्स नॉट पिकअप एग्जैक्ट प्राइस, क्योंकि हर सिटी के लिए डिफरेंट है, राइट? Tier 2 से स्टार्ट करना चाहिए, Tier 1 से स्टार्ट करना चाहिए? आई थिंक Tier 2 से करते हैं। मेरा तो ये मानना है रियल भारत Tier 2 है, वहीं पे ज़्यादा जूस है, एस्पिरेशन बहुत है वहाँ Tier 2 से। क्योंकि एस्पिरेशनल ब्रांड नहीं Tier 1 से बनती है। Give me an example. Here's what the question is. Yes. कि अगर मैं एक ब्रांड, मान लो मैं इंदौर से स्टार्ट करता हूँ, भोपाल से स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं मुंबई लेके आता हूँ, तो मे बी मुंबई वाले इतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं होंगे कि यार ये तो इंदौर की ब्रांड है या ये तो मुंबई की, भोपाल की ब्रांड है, पुणे की ब्रांड है, राइट? वर्सेस अगर मैं मुंबई में ब्रांड स्टार्ट करता हूँ, मुंबई में बड़ा बनता हूँ, जब उसके बाद मैं इंदौर, सूरत, अहमदाबाद जाऊंगा तो पीपल लाइक अरे मुंबई की बड़ी ब्रांड है। सो इंडिया में क्या चलता है ना, इंडिया में पिरामिड अप्रोच चलता है। अगर आप बॉम्बे में हो, आप पूरा वेस्ट इंडिया को रूल कर सकते हो। अगर आप कलकत्ता में, आप पूरा ईस्ट इंडिया कर सकते हो। दिल्ली में तो पूरा नॉर्थ, और साउथ में बैंगलोर या चेन्नई, आप पूरा साउथ रूल कर सकते हो। तो आजकल क्या है, एवरीवन नोज एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ इंटरनेट। People want Instagram, they want Instagram cuisines, they want Instagram brands. उन्होंने अगर आपको देखा है और आप वहाँ आते हो तो आप हीरो बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कलकत्ता में एक स्टोर खोलता हूँ तो मेरे स्टोर के बाहर लाइन नहीं लगती है, बट अगर मैं वही स्टोर जाके रौरकिला में खोलता हूँ या रांची में खोलता हूँ, लाइन लग जाती है। आपके ब्रांड की इतनी पुल है क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास पैसा है, बट अपॉर्चुनिटी कम है। करेक्ट? तो आपका बात एकदम सही है कि यू हैव टू बी इन अ बिग सिटी to become a star in a small town. But I personally feel that the future of this industry and fraternity will be that small town boy who wants to make it big. Like today, when I started in Calcutta, trust me, Calcutta was a metro, but considered as an expensive two-tier city. And I think now it's changing, if you ask me, right? But उस time में Calcutta को कोई पत्ता नहीं देता था, right? So if I would tell anyone I'm from Calcutta, any investor, they would say कलकत्ता का बिजनेस तो कलकत्ता में ही रहेगा, आप कहाँ से बैंगलोर खोलोगे, कहाँ से आप चेन्नई खोलोगे, कहाँ से आप बॉम्बे खोलोगे। तो आई थिंक वो नोशन चेंज करने में ना, यू नीड सम सक्सेस स्टोरीज, और ये सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। अगर आप देखो, मेरा फेवरेट ब्रांड है मान्यवर, वो भी कलकत्ता का ब्रांड है, राइट? सिमिलरली इफ यू गो डाउन, टेक डाउन मोर, राइट? आई मीन, यू सी ऑल द बिग प्लेयर्स. लुक एट रितेश फ्रॉम ओयो. You know, he comes from a suburb in Odisha, right? He's come and built a brand. So I think हमारे देश में we need more such success stories. So I personally feel that there is more room and more chances of success for a small town brand because you can start small. The cost of failure is much lesser than a cost of failure in a metro city. Metro में आप आओगे, आप उलझ जाओगे. क्यों उलझ जाओगे? ऐसी भी बहुत भीड़ है. See, the chances of succeeding is more in a place जहाँ पे opportunity कम हो और आप क्रिएट कर सको, rather than a city जहाँ पे भरा हुआ हो, because then you become one amongst the herd. So it's very simple. या तो आप एक बड़ी मछली बनो एक छोटे से पॉन्ड में, या एक छोटा मछली बनो एक बड़े से पॉन्ड में. अगर मुझे आप मानोगे तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी F&B इंडस्ट्री जो है, स्टार्टअप फ्रेटर्निटी जो है, जो फूड प्रेनियर्स हम बोलते हैं, I think the next 10 years you will see many foodpreneurs coming out of Tier 2 and Tier 3 जिसकी success ratio will be higher than the metros because metros already भरा हुआ है, वो already crowded है.
So you will see success stories coming out, and I know there are some brands who are doing amazing numbers in Madhya Pradesh now. Like there's this brand called Bake and Shake. वो बहुत अच्छा धंधा कर रहा है इंदौर में, भोपाल में. there's a brand called Tops, जो बहुत पुराना ब्रांड है. अभी सेकंड जनरेशन वांट्स टू स्केल इट एंड मेक इट रियली बिग. आइसक्रीम बेचता है वो. तो टॉप एंड टॉप. हाँ. फिर आपके आप देख लो, थियोब्रमा बॉम्बे से आया, अब थियोब्रमा देहरादून में भी है. वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स. तो ऐसे बहुत सारे आप देखोगे. बेल्जियम वॉफल, आप उनसे पूछो, उनका मैक्सिमम धंधा टियर 2 टियर 3 में होता है. मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम बॉम्बे दिल्ली में नहीं कमाते हैं. हम कमाते हैं, वी आर इन 46 सिटीज़, हम 44 सिटीज़ में कमाते हैं. हम सिर्फ 2 सिटी में नहीं कमाते हैं, बॉम्बे दिल्ली. बट हमको वहाँ होना है टू बिल्ड द ब्रांड. द रियल जूस इन इंडिया इज द रियल भारत विच इज टियर 2. और आप अब इंडिया में और बॉम्बे दिल्ली नहीं है. अगर कोई इन्वेस्टर मुझे कहता है ना कि आप बॉम्बे दिल्ली में नहीं कमा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ वेरी गुड. इंडिया में और बॉम्बे दिल्ली नहीं है, बट इंडिया में भर भर के रौरकिला है, इंडिया में भर भर के त्रिवेंद्रम है, भर भर के कोची है, भर भर के भोपाल है. मुझे वहाँ कमाना है. इंदौर में आई विल बी हैप्पी विद अ 4 lakh रेवेन्यू फ्रॉम पर मंथ रेवेन्यू फ्रॉम अ पिक एंड गो मॉडल बाई पेइंग अ रेंट ऑफ 25,000-30,000 डूइंग अ सेल ऑफ 10,000 रुपीज अ डे. दैट मीन अगर मैं 50 रुपये का बेचूँ तो मुझे 200 ग्लासेस बेचना है, विच आई डोंट थिंक इज अ बिग चैलेंज. वर्सेज इन अ बिग सिटी लाइक अ बॉम्बे, आई विल हैव टू डू मिनिमम 10 lakhs ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दैट सेम पिक एंड गो मॉडल टू अफोर्ड द रेंटल्स. तो व्हाट आई विल लुक एट इज दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल सिटी. आई विल लर्न द entire way of doing it in a small city, get my model correct, fail in a small city because the cost of failure will be lower, then move to a big city, build my brand in a big city. Like जब तक मैं कलकत्ता में था, no one used to ask me. Even the Calcutta malls, वो होते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, कि आपको जगह नहीं देंगे. मैं बैंगलोर में गया, मैं बैंगलोर का बेस्ट, इंडिया का बेस्ट मॉल में खोल के आया, तब मुझे कलकत्ता में इज्जत मिला, राइट. तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, लर्न इट ओवर देयर. यू विल नॉट मेक बिग रेवेन्यू देयर, यू विल नॉट गेट वेरी बिग मार्जिन्स देयर, बट यू विल, द कॉस्ट ऑफ फेलियर इज लोअर देयर एंड यू विल फेल. लेट्स एक्सेप्ट इट कि हमारे देश में हम फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ सक्सेस की बात करते हैं. बट एनी एंटरप्रेन्योर जो आज कुछ बना है तो वो फेल कर करके ही बना है. सो फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. मैं तो बोलता हूँ #failures are good, you should learn from failures. तो आप कम खर्चे में फेल करो टियर 2 में, आप मॉडल करेक्ट करो, फिर आप आओ बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, वहाँ पे स्केल करो, ब्रांड बनाओ और फिर आप स्प्रेड करो वापस टियर 2 में. गॉट इट. तो इट्स लाइक जो करते हो, हाँ, उसमें पिक एंड गो ज़्यादा चलता है टियर 2 में कि रेस्टोरेंट ज़्यादा चलता है? तो हमारे लिए हमने जो सीखा है कि बिकॉज वी हैव कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड नॉट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आई थिंक द ब्रांड इज ऑलरेडी बिल्ट. तो चाहे हम पिक एंड गो करें या चाहे हम एक रेस्टोरेंट करें, रेस्टोरेंट इज बेटर बिकॉज इन टियर 2 सिटीज ऑप्शंस कम है. लाइक हमारे टाइम में व्हेन आई वेंट फॉर माय फर्स्ट डेट, आई वेंट टू कैफे कॉफी डे. आज अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन बहुत है, उस टाइम ऑप्शंस कम थे. सिमिलरली इन टियर 2 दे हैव लेस ऑप्शंस. फॉर देम अ QSR आउटलेट लाइक अ डोमिनोज एंड अ वाव मोमोज आल्सो लाइक अ प्लेस टू हैंग आउट एंड चिल एंड ईट, बिकॉज उनके पास बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं आए हैं, बड़े ब्रांड्स नहीं आए हैं. सो फॉर दोज लोकेशंस, बिकॉज रेंटल आर चीपर, आई विल डू अ लार्जर स्टोर where I will have more sitting, I will have more throughput revenue. Plus I will do pick up and go in crowded locations like airports हो गए, railway stations हो गए, जहाँ मुझे पता है कि flow of crowd है. But if I have to do the same thing in metro cities, I'll do the reverse. Metros में I'll open smaller stores because I know delivery will be very high. People are more tech oriented. People will not come and sit in a Wamomo because they have a lot of options. Yes, they will come for convenience, but they will not come for a date. Right? But yes, in a metro city, in a tier 2 city, I expect a couple to even come for a date to a Wamomo. So habits are very different. I believe your product should remain the same. Your platform of selling can change from city to city, location to location. क्या ब्रांड पे फर्क पड़ता है अगर आप रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे एट द सेम टाइम? एकदम नहीं. It depends how you position yourself. आप अपने आप को उतना ही फ्लैशी, उतना ही हाइजीनिक रेलवे स्टेशन में भी रख सकते हो, एयरपोर्ट में भी रख सकते हो. हम मेट्रो स्टेशन में हैं, हम रेलवे स्टेशन में, हम एयरपोर्ट्स में भी हैं. आई थिंक द ब्यूटी ऑफ अ ब्रांड इज दैट अ ब्रांड स्टैंड्स फॉर समथिंग. ब्रांड कहाँ बनता है? ब्रांड कंज्यूमर के माइंड में बनता है. यू क्रिएट एन इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर. तो एक ब्रांड को एक चीज़ के लिए खड़ा होना पड़ता है. लाइक वी स्टैंड फॉर मेक इन इंडिया, वी स्टैंड फॉर यूथफुलनेस, वी स्टैंड फॉर मेकिंग फूड फन. सो हेल्थ, हाइजीन, हैप्पीनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप उसको एक कियोस्क में भी दिखा दो, एक फूड कोर्ट आउटलेट में भी दिखा दो, एक रेस्टोरेंट में भी दिखा दो, यू विन द गेम. So it's very important to understand what the brand stands for and to communicate that to your consumer. So I think every city या every location के लिए ये strategy अलग होती है. But net अगर आप मानो तो अगर मैंने कोई भी सिटी में गया हूँ, मैंने पहले मॉल्स में खोला है या एयरपोर्ट्स में खोला है, फिर मैंने हाई स्ट्रीट में खोला है, बिकॉज फॉर हाई स्ट्रीट यू रिक्वायर क्राउड टू कम टू योर स्टोर. फॉर दैट योर ब्रांड हैज टू बी नोन. अगर वो जानेंगे नहीं आप क्या है तो कैसे आएंगे? तो दैट हेल्प्स. बट टुडे माई ज्ञान टू एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम अ tier 2 city is that find a crowded location where there's a flow of crowd. वहाँ पे गेट अ लोकेशन, डू अ पॉपअप, डू अ कियोस्क, डू अ फूड ट्रक, प्रेफरेबली अ कियोस्क, कम खर्चे में बनाओ, उसमें अच्छा खाना दो, सर्विस फास्ट रखो. हम लोग बोलते हैं किचन प्रेप टाइम की PT. आज अगर मेरे एक ड्रिंक पीना है, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डोंट गेट इन 2 minutes, व्हाई विल आई डू अ पिकअप एंड गो?
एंड इफ आई हैव एन ऐप एंड इफ यू कैन कीप इट रेडी फॉर मी, तो मैं ऑफिस से निकला, नीचे आया, उठाया, चला गया, टाइम बचा. आजकल सबके पास टाइम का वैल्यू है. टाइम इज मनी, ठीक है ना. वो मैंने बचपन में एक मूवी में डायलॉग सुना था, पैसा बोलता है तारा बाबू. तो आजकल पैसा सिर्फ बोलता नहीं है, पैसा चलता है टाइम की तरह. और आप 24 घंटे कैसे उसको चला सकते हो, आपके हाथ में एज एन एंटरप्रेन्योर. पर टेल मी टॉप 3 मिस्टेक्स जो लोग एक छोटे QSR या पिक एंड गो मॉडल में करते हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं. कोई भी जो नया आज रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहा है छोटा सा, उस सबसे ज्यादा गलतियां लोग कहाँ बनाते हैं? Because you have only said it कि I think 50-60% businesses and restaurant fails within first year. तो क्या होता है कि 10% ही लास्ट करते हैं 5 नहीं, क्या होता है कि अगर इंडिया में 20 खुलते हैं, उन 20 में से आप समझ लो 12 बंद हो जाते हैं विद इन ईयर, राइट, मोर देन 60%. तो इन दिस इंडस्ट्री इट्स लाइक इट्स अ वेरी रूथलेस इंडस्ट्री. अगर आप क्लिक नहीं करते तो आप फेल कर जाते हो और आपके पैसे पानी में डूब जाते हैं. और जो लोग सर्वाइव भी कर रहे हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं मुझे पता नहीं. कमाना बहुत मुश्किल है, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी. एक इंडिया के एंजल इन्वेस्टर ने ये भी बोला था कि going to a restaurant business like going to a graveyard. नहीं, वो एक जोक था ना कि if you want to become a millionaire, you start owning the airline business. From a billionaire, you'll become a millionaire. And if maybe at times you want to be a less than a millionaire, then open a restaurant. But that said and done, I think you can also get success. It takes time. It's a very ruthless industry. But 3 mistakes जो मैंने देखा है कि people try and do too many things from too small a mean. Like today, people lose focus. Like for example, आज अगर हमने मोमो किया तो हमने मोमो में फोकस किया. 10 साल मोमो किया हमने. डोमिनोज सालों से पिज़्ज़ाज बना रहे हैं, राइट. आई थिंक वो फोकस लाना बहुत ज़रूरी है. लोग क्या करते हैं ना, लोग बहुत जल्दी दे मूव ऑन टू अदर क्यूजीन्स एंड फ्रॉम अ स्मॉल स्पेस यू हैव टू कीप अ वेरी लिमिटेड मेन्यू. लाइक यू नो, यू हैव टू, योर मेन्यू हैज़ टू बी समथिंग वेयर इट लुक्स बिग बट इट्स वेरी ईजी टू मेक. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 15 SKU से हम 150 डिश निकालते हैं मोमोज का. द सेम स्टीम मोमो कैन बिकम अ फ्राइड मोमो, द सेम स्टीम मोमो कैन बिकम अ पैन फ्राइड मोमो, कैन बिकम अ चिली मोमो, दैट सेम स्टीम मोमो गोज इनटू अ मोमो बर्गर. You can create so many recipes, right? People try and do too many things from a very small space, and then you fail because your complexity goes up, your raw materials goes up, food cost goes up, you require more people to make, and secondly wastage बढ़ जाती है because आप raw material बढ़ा देते हो. और lastly, the worst part is that in fast food business you have to serve the foods fast. For that it has to be simple. It has to be served within minutes, and to serve within minutes you have to keep a very simple menu. So in this business, simplicity wins. Okay. Simple is sexy here. How you make it look sexy is up to you, the way you curate your menu. I think people go wrong there. The other thing people go wrong is, I think they start focusing on SOPs and systems and processes from the very first store. यार आप धंधा करो ना, पहले आप सेल लेके आओ. मतलब I have met so many small entrepreneurs in the food space who have perfect SOPs from day one. Like शायद मेरे भी उतने perfect नहीं होंगे after 10 years of business, but धंधा ही नहीं है. Now you can only make systems with volumes. Yeah. And volume will come with sale. So यार, focus more on the product rather than focusing on the SOP. To make the SOP so easy and convenient, you compromise on the product. A food will sell for the food. It will never sell for the timing, the convenience. अगर खाना अच्छा नहीं हो तो माल नहीं बिकेगा आपका इस इंडस्ट्री में. And last mistake I think that people make is they try and do or copy what others are doing, which is a very bad thing. You know, you have to be your own game changer because yeah, today people know that a momo burger came from a Wow Momo. If you come and create another momo chain and you do this, okay, you create a momo chain, no problem. But don't do the same thing that a Wow Momo is doing. You bring your own identity. Don't do momo. Do something different. I mean, do anything you want to. Do gourmet momos, but do something different. Don't copy the same products because then the consumer is very smart. And the worst thing they do, you know, they do the same look and feel and the color also. I mean, maintain your identity. लोगों को लगता है कि यार ये सेम कलर दे दूंगा, सेम खाना दे दूंगा तो हो जाएगा. नहीं, कस्टमर को पता है, कस्टमर स्मार्ट है. आजकल की कस्टमर एजुकेटेड है, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है. पर अगर आप 75% आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में मार्केट बिजनेस है, इट मींस देयर इज सम काइंड ऑफ मोनोपोली. Yes. तो डुओपोली का ऑप्शन तो ज्यादा बेटर होता है ना. सो देन duopoly is always better than monopoly. Ask me. When it's Swiggy, Zomato, duopoly is always better than monopoly. Exactly. That's what I was saying. So a McDonald's and Burger King fighting with each other is much better for the industry. I am so very happy. If there's another competition that comes in, I will be very happy because I think the entire product segment will grow. तो फिर तो कॉपी करना, कोई एक बड़ी ब्रांड जो चल रही है उसके अलावा कंपटीशन नहीं. आप कॉपी करो बट आप सेम लुक एंड फील करो मत करो. आप तो कुछ यूनिकनेस खुद की लाओ. इन द सेंस कि अगर आप कॉपी भी करो तो अच्छे से करो. मतलब पीपल आर बिकमिंग वेरी पेप्सी एंड कोला, कोका कोला, पेप्सी, क्या डिफरेंट करा? कुछ भी नहीं, बढ़िया सेम दोनों एक दूसरे कॉपी करते हैं. उनका लोगो अलग है, उनकी पोजीशनिंग अलग है. यू हैव डॉलर्स टू स्पेंड टू प्रमोट इन दैट वे. यहाँ पे अगर आप सब कुछ सेम कर दोगे, आप कलर भी सेम कर दोगे, आप प्रोडक्ट भी सेम कर दोगे, तो कंज्यूमर को नॉवेल्टी चाहिए.
देखो पेप्सी कोला क्या है ना, पेप्सी कोले उस ज़माने में बने थे जब हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। आज आपको बेवरेज पीना है ना तो आपको लाइन लग जाएगी ऑप्शंस की, राइट? तो आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज इट्स वेरी डिफरेंट. यू जस्ट कांट स्टैंड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स स्टैंड्स फॉर. यू विल हैव टू Swiggy क्रिएट Zomato is also similar, no? But again, it's a service-oriented business. I think India is so big, you can have 3 more of them, and it's good. They'll become. We need alternatives. हमारे But industry में. what I'm asking, curiosity. Yeah. कि ये ज़्यादा बेटर नहीं है कि मैं ज़ीरो से कोई स्टार्ट करूँ काम और फिर सोचूं कि कौन सा नया इनोवेशन करूँगा, कौन सा बिजनेस करूँगा, कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सी क्विजीन गैप, ऑल दैट, और फिर लोगों को पुश करूँगा, धीरे धीरे सिखाऊंगा कि यार ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, वर्सेस एक जो ऑलरेडी कुछ बन चुका है, मैं उन्हीं से सीख के थोड़ा सा अपना ट्रेनिंग लेके जो वो गलत कर रहे हैं वो बेटर करके मैं आगे बढ़ते नहीं, मैं बोलता हूँ आप सीखो, आप बेटर करो, आप आगे बढ़ो. इट्स वेरी गुड अगर कोई करे. प्रॉब्लम है कि आप सब कुछ सेम मत करो. आज स्विगी जोमेटो में भी एक ऑरेंज है तो एक रेड है, ठीक है. आज ब्रांडिंग लुक एंड फील अलग है. आई थिंक दोनों कंपनीज की कल्चर्स अलग हैं. बोथ I mean they have different markets where they are very strong, right? I mean स्विगी होम टाउन साउथ था तो साउथ में बहुत स्ट्रांग है, जोमेटो नॉर्थ में बहुत स्ट्रांग है. अभी तो चलो इक्वेशन बदल गया है, एवरीवन इज स्ट्रांग एवरीवेयर बिकॉज दे बिकम नेशनल ब्रांड. बट व्हेन दे स्टार्टेड, okay, Swiggy actually started delivery and Zomato obviously was in the business from much long but not delivery, and it really picked up very well. Really? But Zomato आप देखो अभी मतलब from where it came from nowhere and today. फर्स्ट स्विगी, ये जो डिलीवरी मॉडल था रेस्टोरेंट का, स्विगी स्टार्टेड इट? Yes, Swiggy I always started heard rumors. I didn't have exact No, information Swiggy started about it. this, and Swiggy has done a great job to build the ecosystem. Zomato saw that this is the future. They reinvented themselves. Dipinder did a great job to reinvent himself. जैसे अमेरिकन चेन फूड उनका सारा और चाइना इनफैक्ट ये वर्ल्ड वाइड बहुत तेजी से स्केल हो गया. Yes. राइट? इंडिया को अमेरिका ने सिखा दिया अमेरिका का फूड खाना. Yes. इंडियन ब्रांड्स क्यों नहीं कर पा रही है? कर रहे हैं आस्ते आस्ते. आई थिंक इंडियन ब्रांड्स सीख रहे हैं, कर रहे हैं. आई थिंक हमारे देश में ना हम कभी भी ना डिसिप्लिन होकर एसओपी नहीं बना पाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसलिए हम स्केल नहीं कर पाए. आज स्केल करने के लिए यू रिक्वायर कट कॉपी पेस्ट, जो हमने इन फिरंग ब्रांड से सीखा और हम मानते हैं हमने इनसे सीखा. बट मेरा ये मानना है कि दीज ब्रांड ऑल्सो हैव बीन डूइंग दिस फॉर ईयर्स एंड टुडे दे हैव कम वेयर दे वर. अब बाप हमेशा बाप होता है. अब जो बाप रहेगा वो बाप ही रहेगा ना, बेटा तो उसके बाद ही आएगा. बट आई पर्सनली फील कि आप अभी, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगले 15 साल में आप बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स देखोगे जो बाहर जाएंगे, स्केल करेंगे. इट विल बी लोकल गोइंग वोकल गोइंग ग्लोबल. रादर दे विल डू अ बेटर जॉब विद द लर्निंग्स, विद द एक्सपीरियंसेस. और अगर हम इंडिया में बैठ के एक रोटी ईटिंग कंट्री को पिज़्ज़ा खिलाना सिखा सकते हैं, अगर हम एक नॉर्मल चिकन कड़ी ईटिंग कंट्री को हम फ्राइड चिकन अमेरिकन वाला खाना सिखा सकते हैं, हैमबर्गर खाना सिखा सकते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि हम बाहर जाके, बाय द वे आपको पता होगा कि लंदन का नंबर 1 डिश इज योर बटर चिकन, राइट? तो इंडियन खाना बाहर बिक रहा है. ये है कि चेन फॉर्मेट में नहीं बिक रहा है, ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में नहीं बिक रहा है, बट डिमांड बहुत है इंडियन फूड की और आस्ते आस्ते लोग जा रहे हैं. सम ऑफ द बेस्ट इंडियन शेफ्स आर रनिंग द बेस्ट मिचेलिन स्टार रेटेड रेस्टोरेंट्स अब्रॉड, राइट? तो डिमांड तो है. आप देखो टॉप 10 रेस्टोरेंट, आई मीन टॉप 100 रेस्टोरेंट द वर्ल्ड में देयर आर सम आई थिंक 9 or 10 रेस्टोरेंट विच आर फ्रॉम इंडिया. तो इंडियन फूड की डिमांड है. अपना टाइम आ गया है, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है. हम आगे आगे बढ़ रहे हैं एंड हर चीज में वक्त लगता है. बहुत हो गया. लाइक आई रियली वांट इंडियन ब्रांड नाउ. लाइक व्हेन आई गो अब्रॉड आई वांट टू ईट समथिंग व्हिच आई ईट हियर. Yes. लाइक आई डेफिनेटली, मतलब मुझे इंडियन फूड तो मिलता है वहाँ पे. Yes. और इंडियन फूड टॉप क्लास मिलता है वहाँ पे. कहीं भी चल जाओ, मैं किसी भी कंट्री में चल जाऊँ, वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट होगा जो बहुत बढ़िया फूड दे रहा है. बट अब मुझे इंडियन ब्रांड्स भी देखनी है बाहर, बहुत मजा आएगा. लाइक आप बहुत वेरी वेरी सिक. आप बहुत जल्द देखोगे. मेरा सपना है कि वाव मोमो टाइम्स का न्यूयॉर्क में हो और इंशाल्लाह हम ये करके रहेंगे. बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि यू विल सी अस, एटलीस्ट मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, यू विल सी अस गोइंग आउट टू थाईलैंड, यू विल सी अस गोइंग टू नेपाल, यूएई, दुबई, बांग्लादेश. कनाडा में इतनी डिमांड है, हमारी इतनी फ्रेंचाइजी इंक्वायरीज आती हैं. बट मेरा ये मानना है कि इंडिया में भी बहुत जूस है. पहले अपने नींव को खड़ा करो और स्ट्रांग करो. देखो, इसका ये भी कारण है कि मैं बहुत स्ट्रांगली इसको मानता हूँ. आई एम अ बिग फैन ऑफ जयशंकर जी, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं. अंग्रेज आए, हमको लूट के चले गए, हमारा सब लेके चले गए, ठीक है. 75 ईयर्स में हम वापस आए हैं विथ फुल फोर्स, फुल वेंजेंस, और 25 साल हमें दो. बस आप देखो 100 साल के अंदर हम कहाँ पहुँचते हैं. वो तो इनफाइनाइट टाइम से चला रहे हैं, हम तो वापस आए हैं. I mean, look at the way we are the fastest growing economy. और फूड में मेरा ये मानना है कि हमारी GDP is growing at 6.3%. हमारी इंडिया में फूड सर्विस इंडस्ट्री is growing at 8.3%. तो आप सोचो, फूड में तो हम राजा हैं देश का, और
पूरा दुनिया हमारा खाना पसंद करती है, खाती है और खाएगी, बस थोड़ा और वक्त हमें दे दो। आप इंडिया से बहुत सारे ब्रांड देखोगे जो अब्रॉड जाएंगे, बहुत स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा वक्त दो उनको। कौन सी 3 फूड ब्रांड्स या फूड चेन्स जो आपको लगती है इंडिया से अभी वो ग्लोबल जा सकती है? यार डेफिनेटली मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम वाओ मोमोज। या वाओ तो जाएगा ही जाएगा भगवान के दया से, बट देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड कैलिफोर्निया बरीटो जो बैंगलोर बेस्ड है। इट्स अगेन non-resident Indian who's come and built a brand here, but I'm sure non-resident Indian नहीं है वो, Indian है ही नहीं वो, he's a guy from I think from America if I'm not wrong. He's come and built that brand in India, and he is more of an Indian now than even you and me maybe. तो I think वो तो brand को बाहर लेके जाएगा. I am very very bullish on a brand like Chayos. Because I feel the cafe culture that they've built with tea and just the way coffee has clicked in India, I'm sure tea will click outside India as well. And you know, there are these brands, biryani brands which are coming up. So either one of the biryani brands, which is either a Behroz biryani or a biryani by kilo, or you know, you have Box State which has its own set of brands. Called Eat Club के name पे, तो I'm sure these guys will do a good job. And apart from that, you know, I will not be surprised if one of these guys go out there and you know builds a brand to do with rolls or kebabs or sheikh kebab. कोलकाता रोल्स चल गए बाहर, कोलकाता रोल्स अगर बाहर चल गए तो और बिकते हैं आपको। मतलब एक बांग्लादेशी है जो टाइम्स स्क्वायर में सिर्फ रोल्स बेचता है, ब्रांड नहीं है वो, रोल्स बेचता है। उसकी आई थिंक 7x7 का कियोस्क होगा, 50 स्क्वायर फीट का कियोस्क होगा उसका, वो दिन का कुछ 1000 रोल बेचता है वहाँ पे। नाम नहीं पता, बट बांग्लादेशी बंदा, ही नोन एज द बांग्लादेशी रोल गाय इन टाइम्स स्क्वायर। लास्ट मंथ था टाइम्स स्क्वायर पे। सो यू गेट गुड फूड देयर। तो जाएंगे आप बहुत सारे ब्रांड्स देखोगे। उन्होंने हमको पिज़्ज़ा खाना सिखाया, हम उनको मोमो खाना, चाय पिलाना, समोसा खाना सब सिखाएंगे। एक अभी ब्रांड आ रही है समोसा पार्टी विच इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, इज प्लेइंग विद समोसास, सो इवन कीप देम इन माइंड, दे विल डू अ वेरी गुड जॉब इन फ्यूचर। They'll go and do yeah. And one very fascinating thing कि Indians are winning in restaurant business and hospitality business there. Why do you think कि Indians जीत क्यों रहे बाहर Indian food में? Not Indian brands, but Indian food is winning. Indian hospitality is winning massively. In fact, America में there was a survey that 40% of hospitality is either owned or managed by Indians. I think Indians are winning everywhere, but हमारी इंडस्ट्री में, हमारे फ्रेटर्निटी में it's अतिथि देवो भव, हमारे लिए कस्टमर भगवान है। और आई थिंक वही कल्चर हम बाहर जाके वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब you know, when I go abroad, the kind of service I get, and when I compare it to India, I feel you know we are in heaven. इंडिया में गेस्ट को हम भगवान समझते हैं। अगर मेरा कस्टमर आज भी मुझे कहेगा ना कि सागर ये काला नहीं वाइट है, मैं पहले बोलूँगा हाँ सर ये वाइट है, फिर उसकी बात सुनूंगा, फिर उसको समझाऊंगा। तो आई थिंक कस्टमर हमारे लिए भगवान है, और हम अपनी टीम को यही सिखाते हैं कि कस्टमर हो तो आप हो तो हमें। आई थिंक दैट कल्चर हमारे अंदर इनग्रेन्ड है इंडियंस के अंदर में। तो ये अतिथि देवो भव वाला कल्चर, दिस सर्विस कल्चर, यू नो, सर्विस ऑफ गिविंग एंड एट टाइम्स गिविंग अनकंडीशनली। मतलब I really feel for that guy who's working for 10 hours, having a bad day, tired, headache, but still serving you. That will win somewhere ना, कर्मा तो कहीं ना कहीं जीतेगा ही। And if you compare Indian hotels with Indian luxury 5-star hotels, forget that 2-star, 3-star hotels with the American hotels. Oh, like there's no comparison. Like Indians have nailed the hospitality nailed it part. to the T. For example, हमारे इंडस्ट्री में ना, if we have to hire someone at a senior level, and if he's an ex-Oberoi or he's an ex-Taj, we will give him more weightage than anyone coming from a Marriott or coming from a Hyatt. So मतलब hospitality, Oberoi is the way they are like an institute. Yeah. They have killed it to the T. मतलब आप समझते हो, अगर आप एक ओबरॉय के GM से बात करते हो ना, आपको जो रिस्पेक्ट, जो अटेंशन, जो फाइन डिटेल में जो वो अटेंशन देगा ना आपको, वो कोई भी अमेरिकन या इंग्लिश रनिंग रेस्टोरेंट चेन में नहीं मिलेगा, होटल चेन में नहीं मिलेगा। I'll tell you, I was staying, I was very excited to stay in Las Vegas, Bellagio. तो Bellagio is like grand hotel, very expensive. और मैं था कि यार यहाँ तो बहुत बड़ा कैसीनो है, बहुत फाउंटेन, like everything is right. बैग कुल उठाया वहाँ
So let's compare like Bellagio with a Taj hotel in India. Okay, कुछ भी इंडिया का ITC, Taj, Oberoi, तुम कुछ भी उठा लो. And Bellagio, which is one of the biggest in Las Vegas. Yeah. वहाँ जाते हो, मैं एंटर करता हूँ, वहाँ से गाड़ी से बैग मुझे निकालना पड़ता है. Yes. फिर बैग मुझे लेके जाना पड़ता है. Yeah. फिर मैं एक रेलवे स्टेशन जैसी लाइन में खड़ा होता हूँ चेक इन करने के लिए. Yes. जहाँ उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई स्माइल नहीं है, कोई मतलब नहीं है. मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं किसी से पूछ रहा हूँ कैसे चेक इन करने कहाँ जाना है, वो बोल रहे हैं कि फिगर आउट योरसेल्फ. आधे लोगों को पता भी नहीं चेक इन कहाँ होता है, राइट. कोई असिस्टेंट नहीं. अब मैं उस टाइम पे यहाँ उधर मैं इसलिए डर रहा हूँ कि मैं मेरा बैग देखूं इस इतनी भीड़ में कि मैं ये ढूंढने जाऊं कि कहाँ. और मेरे पास 2 भारी बैग्स हैं. मैं यार कहाँ इतना पैक करके ले आया. खुद उठाओ, खुद जाओ, खुद चेक इन तो करो. अब मैं दोनों बैग लेके घूम रहा हूँ कि वो किसके पास जाना है. फिर मैं वहाँ लाइन में लगा, वहाँ अंदर गया. आई थिंक 20 minutes हैड टू स्टैंड बिफोर चेक इन. और ये 4-5 बज रही है शाम की, तो मतलब चेक इन टाइम भी हो गया है. फिर मैं उधर जाता हूँ, फिर उनसे बात करता हूँ. वेरी अच्छे से उन्होंने बात करके मुझे डेफिनेटली सब बात करके अच्छे से उन्होंने मुझे की तो दे दी रूम की. अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि जाना कहाँ से. How do I find my way? How do I like what do I do? क्योंकि Lost in the jungle. जो रिसेप्शन में खड़ा है उसने बोला आगे से लेफ्ट ले लो. अब वो होटल इतना बड़ा है कि मुझे नहीं पता. एंड फिर मैं चल रहा हूँ, वहां पे मैं चल रहा हूँ, आगे मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई मुझसे जवाब नहीं दे रहा, बात नहीं. नोबडी इज लाइक नाइस और वार्म इनफ टू टेल मी दिस इन दिस बिग होटल. फिर मेरे बैग ले जाके ऊपर तक खुद लेके जा रहा हूँ, खुद ही ढूंढ रहा हूँ, खुद फिगर आउट कर रहा हूँ. एंड देन आई चेक इन. आफ्टर चेकिंग इन मुझे पानी भी खरीदना पड़ा. yes. राइट, पानी की बॉटल मुझे खरीदनी. आपके रूम में आई पानी, क्या आपको जाना पड़ा नीचे लेने के लिए? मुझे बुलवाना पड़ा और खरीदना पड़ा. हाँ, I have seen hotels in London where I had to go down to get the water. Yes. This is New York also. कि आपको अगर फ्री पानी चाहिए तो रिसेप्शन पे मिलेगा, ऊपर चाहिए तो नहीं होगा. Then the weirdest thing which I found out, which was in Finland recently. वहाँ पर मैंने रूम सर्विस पे कुछ ऑर्डर किया, राइट. तो रूम सर्विस पे जब मैं ऑर्डर करता हूँ, मान लो मैंने ब्रेड बटर ऑर्डर किया और पानी की बोतल ऑर्डर करी. So the guy says आप खुद आके नीचे ले लो. अगर आप वो नहीं लेते हो तो आपको 100 यूरो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. दैट इज द सर्विस फी. तो मैं जिस होटल में रुक रहा हूँ, एक तो 5 स्टार होटल है, उधर खाना मैं बुलवा रहा हूँ, मेरे खाने का पैसा भी दे रहा हूँ, लेकिन वो नीचे से मुझे जाके लेना पड़ेगा, रूम में नहीं आएगा. सेल्फ सर्विस. इट्स क्रेजी. और यहाँ पर इंडिया में हम लोग इतने ज्यादा स्पॉइल्ड है कि यहाँ पे गेट खोलने के लिए भी एक इंसान लगा रखा है उन्होंने. एब्सोल्युटली. आप 4 बार हाउसकीपिंग बुला दो इंडिया में, आके आपका बिना कुछ बोले हंसी आपका रूम क्लीन कर देंगे. आप वही चीज बाहर करके दिखाओ, मतलब दे विल गिव यू, एक बार कर देंगे, दूसरा बार एकदम आपको फर्म लुक देंगे एंड बोलेंगे यू क्लीन इट योरसेल्फ. तो आई थिंक वी आर स्पॉइल्ड. मतलब we are spoiled by the hospitality and the kind of service that we have gotten in our country. But you know what I feel, if we can pass on this service to the world, I think it'll be a very big contribution from India, because I think हमारी जो इंडस्ट्री है, hospitality industry, it's all about showering love, showering affection, showering convenience. So guide me कि लेकिन आज अगर रेस्टोरेंट बनाना है और किसी को क्लाउड किचन करना है, पिक एंड गो करना है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा डिलीवरी मॉडल इन द बिगिनिंग. राइट, क्योंकि आपने बोला 40% आपका भी वहीं से बिजनेस आता है. yes. सो डिलीवरी में 2 ही लोग हैं अभी, स्विगी एंड जोमेटो, मेजर प्लेयर्स. ये कितना % शेयर लेते हैं? डिपेंड करता है यार. दे कैन गो फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम 15-16% to 25% फ्रॉम अ लार्जर चेन टू अ स्मॉलर प्लेयर. रेवेन्यू का लेते हैं? रेवेन्यू का. एंड ट्रस्ट मी, फॉर द गाय हु इज पेइंग 25%, फॉर हिम टू सर्वाइव इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. क्या हो रहा है ना, like Zomato and Swiggy is a big boom for the restaurant industry, but I think the high commissions are really killing the industry to a large extent. On top of that, you have your your payment gateway charges, you have your then कितना, मेरे को सारे एक्सपेंसेस का बताओ कि यार आप सोच लो मुझे Zomato या Swiggy पे बेचना है. सबसे बड़ी डिफिकल्टी हमारी इंडस्ट्री की है, जिसके लिए अभी हम बहुत एडवोकेसी भी कर रहे हैं कि हमारे को GST इनपुट नहीं मिलता है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है. बिफोर आई कम टू द एग्रीगेटर्स, आप सोचो, GST इज आवर बर्थ राइट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारी इंडस्ट्री को 5% हम GST चार्ज करते हैं कस्टमर से, हमको इनपुट नहीं मिलता है. तो हम जो रेंट पे करते हैं, हम जो कमीशन पे करते हैं, हमको उस पर इनपुट नहीं मिलता है. दैट इज समथिंग, दैट्स अ वॉइस ऑफ द फ्रेटर्निटी विच वी आर ट्राइंग टू रेज, एंड वी आर टॉकिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री. वी हैव
done several advocacy meetings, and we are continuing to do it. And that is one battle which, at least in my tenure, I mean, currently I'm the VP at NRA and I'll take over next year. The goal is to win that battle, because ये GST input आते ही ना हमारा business का 7% profit margin बढ़ जाता है. So we don't get GST input. तो अगर supposing for example अगर मैं कहीं पे 15-16% दे रहा हूँ तो GST input के साथ नहीं देने के साथ तो वो 20% हो जाता है. जो बंदा 25 दे रहा है उसका 30 हो जाता है. तो लार्जली आप समझ लो कि एक तो आपका 25% चला गया आपका कमीशन कॉस्ट, उसके ऊपर में आपका एक पैकेजिंग कॉस्ट आ जाता है जो लगभग 5% होता है, तो 30% वहाँ चला गया. उसके ऊपर आप समझ लो कि 30% आपका फूड कॉस्ट होता है, तो 60% वहाँ चला गया. 10% आप रेंटल पकड़ लो मिनिमम, अगर आप क्लाउड किचन चला रहे हो तो, ठीक है. उससे कम हो तो अच्छी बात है, बट 10 पकड़ लो तो 70% वहाँ चला गया. आपका लेबर कॉस्ट चला गया 13%, तो 83% वहाँ चला गया. उसके बाद आता है आपका बाकी खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप 5-7% तो वहाँ डाल दो, 90% वहाँ चला गया. तो क्लाउड किचन बिजनेस इज अ सिंगल डिजिट बिजनेस. 10 तो लकी आप हो तो आपको मिल जाएगा. तो दैट्स व्हाई आई कॉल क्लाउड बिजनेस घोस्ट किचन, बिकॉज आई फील इससे पैसा नहीं बनता है. एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हाइब्रिड मॉडल कि आप डाइन इन भी करो, आप डिलीवरी भी करो. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक अभी ONDC आ गया है, विच इज द ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, जो बहुत बड़ा बोन है. लाइक हमने लास्ट मंथ कुछ 8% ऑर्डर वहाँ से किए थे. एंड आई नो दिस विल ग्रो. एंड डिलीवरी इन इंडिया हैज बिकम लाइक अ कमोडिटी. तो अभी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स भी आ रहे हैं जिनको स्विगी जोमेटो भी हायर करते हैं. तो यू नो इफ अ रेस्टोरेंट वांट्स थ्रू ONDC व्हेन दे कैन गो एंड डू दैट. बट नेट अगर मैं आपको बात करके समझाऊं तो मेरा ये मानना है कि you know you need to have a nice mix of delivery and dine in. मतलब a 35-65 ratio is ideal, 40-60 is livable, but beyond 40% delivery you are, आप खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं. आप मतलब सोचो, ऐसा प्रॉब्लम, यूनिक प्रॉब्लम है आफ्टर कोविड, where you are thinking your delivery should not go beyond 40. Like at times you would think it becomes 45 and 50, but today you're thinking कि it should get stuck at 40, and my dining in business should grow so that I have enough margins. नहीं तो पैसे नहीं बनते. तो आप टॉप लाइन कमा रहे हो, आपसे Z और S कमा रहे हैं, वो यूनिकॉर्न बन रहे हैं, यू नो वो अमीर हो रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, और आपका धंधा चल रहा है बट आप ही नहीं कमा रहे हो, तो कभी कभी बुरा लगता है. बट एट द सेम टाइम आई फील विदाउट Z and S आई थिंक वी वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड कोविड. सो आई थिंक वी ओwe it a lot to them. बट आई थिंक यू नो कभी कभी क्या लगता है ना मेरे को कि इट्स अ लॉट अबाउट Zomato वर्सेस स्विगी वर्सेस रेस्टोरेंट. इट शुड बी Zomato एंड रेस्टोरेंट, इट शुड बी स्विगी एंड रेस्टोरेंट. एंड आई थिंक एज leaders of the fraternity, that's what we are trying to do. So we are working very closely with Swiggy and Zomato. There are a lot of things that we are trying to do together for the betterment of the entire fraternity, जो हो रहा है अभी. और आई थिंक कुछ भी बड़ा चेंज लाने में टाइम लगता है. तो हम बहुत क्लोजली स्विगी जोमेटो के साथ काम कर रहे हैं थ्रू NRAI. फाउंडर्स के साथ काम कर रहे हैं. अच्छी बात है कि बोथ द फाउंडर्स वांट टू लिसन, दे वांट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स. एंड उनकी प्रॉब्लम बहुत अलग है, हमारी प्रॉब्लम अलग है, हमको दोनों को मैच करना है. अभी प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर इज पेइंग अ डिलीवरी फी, ही इज नॉट हैप्पी, शी इज नॉट हैप्पी, restaurant is not happy, and even the aggregator is not happy, saying that you know we are not making enough profits. So कोई खुश नहीं है. So we have to find a way out where it's a win-win for everyone. And I think like I say, you know, monopoly is bad, duopoly is also not very good, but we need alternatives. We need more people to come in this delivery space to rationalize the whole thing. And yes, it will be survival of the fittest, but at the same time, you know, you can't keep on passing the price, I mean the cost benefit to the consumer. You can't, you cannot give the cost burden to the consumer, right? At the same time the restaurant कितना ही bear करेगा, अगर वो चलेगा नहीं, कमाएगा नहीं, तो वो क्यों survive करेगा, right? So it's a catch-22 situation. It's a problem where, you know, we've tried to do the P&L simulation with both Z and S. Both are trying to understand our problem, we are trying to understand their problem. We feel अभी भी बहुत fat है पूरे इकोसिस्टम में, और हमको एक साथ मिलके इसको क्लीन करना पड़ेगा. टाइम लगेगा. आई थिंक नो वन एक्सपेक्टेड डिलीवरी टू बिकम सो फास्ट. आई थिंक कोविड मेड इट वेरी फास्ट. अदरवाइज अगर ये नॉर्मल वे में जाता ओवर ईयर्स, तो आई थिंक एवरीवन वुड हैव लर्न्ड विद टाइम. बट हाँ, अगर मार्केटिंग की बात करें तो आई थिंक टू गेट ऑनलाइन सेल्स, यू नो, देयर समथिंग नोन एज कॉस्ट पर क्लिक. So you know, you have to be visible in the right location, your banners have to be there, you have to target your audience. So like you know, you have to know which is your audience. So like for example, अगर हमें और आप दोनों ऐप खोलेंगे, मे बी आपको बाबा मोमो दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा, बिकॉज शायद आप मोमो ज़्यादा ऑर्डर करते हो या आप फिंगर फूड ज़्यादा ऑर्डर करते हो. शायद मुझे कुछ और दिखेगा, और शायद मुझे मोमो दिख जाए, आपको कुछ और दिखेगा. तो आई थिंक बहुत डेमोग्राफिक्स इसमें प्ले होती हैं. ये ट्रायल एरर मेथड है, आप बहुत कुछ करके सीखते हो. आई थिंक the beauty that we have learned is how to make money out of the delivery business, how to make profit out of delivery business. और वो अपने में एक एक्सरसाइज है कि आप कैसे ROI लाओ, आप राइट कॉस्ट पर क्लिक लाओ, आप कैसे ग्रोथ हैकिंग करते हो, आप कैसे अपने आप को राइट जगह में डालते हो. कि अगर आपने यूट्यूब चलाया, आपने स्पॉटिफाई चलाया, तो यू नो हर जगह आप दिख जाते हो, आप लिंक प्रेस करते हो, आप स्विगी जोमेटो में जाते हो. अच्छा, आप कितने कंज्यूमर्स को ऑर्गेनिकली ला सकते हो कि वो खुद जोमेटो या स्विगी में आके वामोमो टाइप करे, वो आपको बाय एड नहीं देखें,
राइट वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फिर आपकी आस्ते आस्ते मार्केटिंग स्पेंड्स कम होती है. एंड इट ऑल, और ये स्विगी जोमेटो में भी आप कहाँ दिखते हो ना, इट्स ऑल एन एल्गोरिथम. अगर आपका किचन प्रेप टाइम फास्ट होगा तो आप पहले दिखोगे, आपका अगर रेटिंग अच्छा होता है पहले दिखोगे. तो हम बहुत फोकस डालते हैं रेटिंग्स में, रिव्यूज़ में, तो वो तो हमारे हाथ में ना, सर्विस के हाथ में. अब बहुत बार क्या है कि आपका खाना सही गया बट राइडर ने गुफ अप कर दिया, उन्होंने खाना को उल्टा कर दिया, पैकेजिंग फाड़ दिया, बारिश में भिगा दिया. मेरे साथ तो ऐसे भी इंस्टेंट हुआ कि राइडर पहुंचा ही नहीं, उसने राइडर ने कस्टमर को कहा मुझे भूख लगा मैंने आपका खाना खा लिया. हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है ऐसे. तो अल्टीमेटली Zomato हैज टू बेयर द ब्रांड, स्विगी हैज टू बेयर द ब्रांड, रेस्टोरेंट हैज टू बेयर द ब्रांड. बट ये एक नया इकोसिस्टम है, एक नया आप समझ लो बिजनेस चैनल है जो कोविड के बाद क्रिएट हुआ है, वेयर डिलीवरीज जस्ट गॉन बस्ट एंड आई थिंक हैबिट चेंज हो गए हैं जैसे मैंने कहा. तो ऑनलाइन में द अदर वे यू ब्रिंग कस्टमर्स टू यू ऑल्सो इज दैट व्हेन यू आर गिविंग अ फूड इन एवरी ऑर्डर, you make them try a better product in the next order. So you give some leaflets, you do some sampling. For example, अगर मैं स्टीम मोमो में 70 रुपये कमा रहा हूँ तो शायद मैं चिली मोमो बेच के 200 रुपये कमा सकूँ. हाउ डू आई इंक्रीज द कंज्यूमर्स बास्केट साइज, टिकट साइज, कार्ट साइज, वो बहुत ज़रूरी है. देन इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक कि हाउ मेनी कस्टमर्स केम टू योर मेन्यू but went to the cart but did not order. So conversion from menu to cart and cart to final order or bill, ये बहुत important. वो मेट्रिक्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि क्या मेरा प्राइसिंग गलत है, क्या वो बंदा शायद मैं जोमेटो में महंगा हो तो स्विगी में गया है, चाहे कोई और ब्रांड में गया है, कॉम्पिटिशन में गया है. तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डिलीवरी इज नॉट अ लक, इट्स एन आर्ट. यू हैव टू क्रैक दैट आर्ट एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्न. लॉट ऑफ थिंग्स पीपल थिंक यार आप लकी हो आपको इतने ऑर्डर्स मिलते हैं, बट इट्स अ प्रॉपर आर्ट. और इस आर्ट को प्रैक्टिस करने में यू रिक्वायर वॉल्यूम, यू रिक्वायर स्केल, यू रिक्वायर लॉट ऑफ बैंडविड्थ. एंड आई एक्चुअली फील फॉर दैट स्मॉल रेस्टोरेंट पे जो ये नहीं कर पाता है. एंड दैट इज वाई ऑन बिहाफ ऑफ NRAI मेरे खुद के CMO ने, मेरे को फाउंडर ने, वी हैव डन दिस सेशंस वेयर हाउ डू यू स्केल अप योर डिलीवरी बिजनेस, हाउ डू यू मेक मोर मनी इन डिलीवरी. बिकॉज यार मैं ये मानता हूँ कि आइडिया शेयर करने से ना, मतलब नॉलेज आप शेयर करो तो बटने से आपका नॉलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा. आई हैव मेट मेनी एंटरप्रेन्योर्स हु कीप एवरीथिंग वेरी क्लोज टू द चेस्ट. यार इट्स नॉट अबाउट द आइडिया, इट्स अबाउट द आइडिएशन. एंड आई थिंक यू शुड ऑलवेज शेयर बिकॉज कहीं ना कहीं यार कर्मा काम करता है यार. ऊपर वाला भी देख रहा है कि आप क्या वापस दे रहे हो, आपको क्या मिलेगा. तो माई ओनली अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल एंटरप्रेन्योर्स इज दैट हमारे को कोलैबोरेट करना पड़ेगा एट अ लार्जर स्केल इफ वी हैव टू विन दीज बैटल्स. तो 25% अगर कमीशन कटती है जोमेटो या स्विगी से, उसके ऊपर उसमें मार्केटिंग कॉस्ट कितनी लगती है? क्योंकि जोमेटो और स्विगी पे दिखना भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. तो और वहाँ पे स्पॉन्सर्ड सबसे ऊपर आते हैं. मैंने तो आपको वो मैक्स में मार्केटिंग कॉस्ट बताया ही नहीं. वो 10 में से मार्केटिंग कॉस्ट माइनस करोगे तो और कुछ नहीं बचेगा आपके पास. तो आप समझ लो 5-6% मिनिमम. इफ यू आर डूइंग अ गुड जॉब 5-6%. इफ बिगिनिंग में कितना? बिगिनिंग में 5 से ज्यादा ही करना होता होगा. 10-12% आराम से, उससे ज्यादा शायद. फॉर अ स्टार्टअप मे बी 20%. And that is why you see all these big cloud kitchen players have taken so much funding and burnt the money in marketing. Some have survived, some have not survived. But only online करना मेरे लिए कभी viable नहीं रहा. Even we had some cloud kitchens. We had opened 19 of them. We shut all of them. We moved them to a proper store where there's online, offline both. But starting में तो 1/4 to 1/3 of your money definitely goes because that's the only way people will know it. 20 से 30% like you. Starting में. So if you're starting a cloud kitchen, आप समझ लो पहला 1 साल तो आप पैसे कमा ही नहीं सकते हो. मतलब that's an investment. So अगर आप लग रहे हो wasn't it उल्टा like cloud kitchen was started क्योंकि आपको पैसे कमाने क्योंकि retail. Wrong notion. और especially हमारी कंट्री में where you are scared to not give a discount, so you have to give a discount. There's a rat race. Yeah, there's a FOMO. Discount से brand बन सकती है? Do you think a brand should always give discounts? Not always, but a brand should more than giving discounts do value for money, which is very important. कंज्यूमर को वैल्यू चाहिए. इंडिया में वैल्यू बिकता है. अगर आप डिस्काउंट कम करके अगर आप बोल दो कि 199 में आपको एक प्रॉपर मील मिल जाएगा जहाँ पे आप भरपेट खाना खा सकते हो और आप बोलोगे मैं 50% दूंगा बट मैं प्राइस रखूंगा 400 रुपये, आई थिंक द वैल्यू विल सेल मोर. तो इंडिया में पीपल वांट वैल्यू, पीपल वांट क्वांटिटी एंड क्वालिटी. हम बहुत ग्रीडी हैं. मतलब जैसे आपने कहा कि हमारी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हमको स्पॉइल करके रखी है. वी आर वेरी ग्रीडी एज कंज्यूमर्स. और इंडिया में तो आप मतलब it's very difficult to please consumers. That's why I feel any Indian business will excel abroad because abroad में तो यार you get pleased by anything. मतलब एक average खाना वहाँ अच्छा चलता है. तो हमारे यहाँ में तो अच्छा खाना अच्छा चलता है, उसकी भी फटती है. I heard from a restaurant owner where I'm talking about dine-in वाले restaurants. Yeah. He said कि customer को discount मत दो, customer को free दे दो to build relationship, क्योंकि free की आदत नहीं लगती, discounts की आदत लग जाती है. Problem क्या है ना? So it's like I'll tell you what he was referring to. कि जब कोई फर्स्ट टाइम कस्टमर आया, उसने बहुत अच्छे से बात करी और आपको अच्छा लगा, तो आपको अब रिलेशनशिप बनानी, तो उसको मत बोलो कि जस्ट बिकॉज यू केम हियर फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग यू 10% डिस्काउंट. इंस्टेड ऑफ दैट गिव हिम अ फ्री डिजर्ट. तो तुम एक नया चीज़ ट्राई भी कर रहे हो
और अगली बार वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा Absolutely. कि फ्री चीज वापस मिलेगी, लेकिन एक बार डिस्काउंट दे दे तो अगली बार वो वापस एक्सपेक्ट करेगा कि उसको 10% तो हमेशा मिलेगा. Yes. But again, that works for a casual dine restaurant or a fine dine restaurant. अगर आप एक QSR में जाओगे, which is known for value for money, which what we stand for, which is what our Domino's or McDonald's stands for, I think it's completely a deal-seeking consumer who comes to you, because you go to a QSR not for the experience. You go to a QSR to get good Quick food, restaurant. comfort, Quick food. quick food, good food, and if you get a deal or a discount there, you feel happy and you want to come back again, right? I think somewhere or the other, the freebie thing works very well with casual dine, fine dine, because they have huge margins. Even if they give a dish free, उनको फर्क नहीं पड़ता. And lastly, you are correct. Discount की आदत लग जाती है, freebie की शायद नहीं लगती है. बट मेरा ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं आप जब डिस्काउंट देते हो या वैल्यू देते हो ना, आपको लगता है कि आप अर्न कर रहे हो. कंज्यूमर को लगता है कि उसका बर्थडे है, उसको डिस्काउंट मिलेगा अभी ऑनलाइन में, राइट? वो नोशन को हटाने के लिए आई थिंक गेटिंग दैट वैल्यू फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मैं तो स्विगी जोमेटो दोनों को बोलता हूँ कि यार डिस्काउंटिंग कम करते हैं, ठीक है, वैल्यू करते हैं, डील ऑफ द डे चलाते हैं, बट वो 50% 60% और ये कम हो भी रहा है. स्पेशली अब पहले ना आप कोई भी ऑनलाइन ऐप खोलते थे, इट इज लाइक अ मेला, लाइक अ कार्निवल, 50% ऑफ, 60% ऑफ. अभी वो कार्निवल गिरी थोड़ी कम हो रही है, विच इज गुड बिकॉज इवन दे नीड टू मेक मनी. या ओके, टेल मी, ग्रोथ हैकिंग का हमने ग्रोथ हैकिंग वर्ड यूज किया. Yes. कि स्टार्टिंग में बहुत ग्रोथ हैकिंग यूज करनी पड़ती है. कोई एक ग्रोथ हैक कोई यूज किया वाव मोमोज में? यार you तो really worked and which is a turning point for you? यार हमने बहुत मस्त चीज़ किया था. तो हमने जब वाव चाइना शुरू किया था ना, तो कोविड के टाइम में शुरू किया था, तो टाइम बहुत था हाथ में और ऑर्डर्स कम आ रही थी. तो जितने भी चाइनीज रेस्टोरेंट थे, जो राइडर्स थे स्विगी जोमेटो के, जो वो किसी और चाइनीज रेस्टोरेंट खाना लेके जा रहे थे ना, तो अपना लीफलेट डाल दिया उसके में. तो राइडर को पैसे दे दिए और राइडर को बोला कि हमारा लीफलेट डाल दिया उसके खाने में, ठीक है. और वी सॉ कि मेनी ऑफ द कस्टमर्स गॉट रिपीटेड बिकॉज वी हैड दीज यूनिक कूपन कोड्स कि क्या हमारा खुद का ट्रैफिक आ रहा है और क्या बाहर का ट्रैफिक आ रहा है, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू डू एन ROI. तो वो एक अच्छा सा ग्रोथ हैकिंग हमने किया. बहुत वर्क किया टू दी एक्सटेंट कि हम आज तक ये करते हैं. सो मीनिंग मतलब मैंने सागर चाइनीज बुलाया, लेकिन उसमें लीफलेट आया वाव चाइना का अंदर में. हाँ, और वो हमने राइडर के साथ टाई अप करके अनऑफिशियली हमने वी इंश्योर्ड दैट ही गेट्स एन इंसेंटिव, ही गेट्स अ कमीशन, एटसेट्रा. दूसरा जो हमने बहुत किया है कि बहुत लोग ना सोचते हैं कि पूरी दुनिया व्हाट्सएप में है, बट आप विश्वास नहीं करोगे, अभी तक हमारा कन्वर्जन रेट इन व्हाट्सएप इज़ 1%. हमारा कन्वर्जन रेट इन SMS, विच इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैसेजिंग, इज 4 to 5%. बिकॉज द माइंडसेट ऑफ पीपल हैव चेंज. आजकल कोई मैसेज में कम्युनिकेट नहीं करता है. मैसेज इज ऑल फॉर बैंक कम्युनिकेशंस, फॉर ऑफर एंड प्रोमोज. पीपल डोंट माइंड सीइंग एन ऑफर एंड अ प्रोमो थ्रू SMS. But people get very irritated if you send them a WhatsApp with a promo, because WhatsApp is for your personal communication. You are intruding to their personal space. तो हमने एक चीज़ सीखा कि SMS सस्ता भी है, और SMS मार्केटिंग जो ख़त्म हो चुका था, जो लोगों को लगा ख़त्म हो गया, जो नोशन था, आई थिंक उसको चेंज करके हमने SMS के थ्रू बहुत ROI जनरेट किया है. नाउ इवन गो टू द एक्सटेंट थ्रू एग्रीगेटर हेल्प एंड नो कि नॉन-वेज कहाँ ज़्यादा बिकता है, वेज कहाँ ज़्यादा बिकता है. योर मेन्यू, लाइक इन द गैप, if you are a vegetarian, only veg will come to you, only non-veg will come to you. What will show where? Maybe in a Ghatkopar more a veg will show first, non-veg will show later, or a Kandivali or a Borivali. But in Bandra, non-veg will show in front of, because there are more non-veg eaters in a simple city like Bombay. So tell me, non-veg India में कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा बिकता है? Kerala, 90%. Kerala 90% non-veg. It's a state ना, मतलब Kerala, but Cochin and Trivandrum. Okay. Everything, Cochin, Trivandrum, Calicut, Thrissur. Kerala is huge with, yeah. And so इंडिया में मैंने ये देखा है कि 95% of the people who are non-veg eat chicken, for sure. Okay. And that is what led us to creating Wow Chicken, because we felt कि KFC is an American brand and it's doing a 4,000 crore revenue, projected to get to 10,000 crores in the next maybe 5 years. If we can even get 1/10 of them in 5 years and become a 1,000 crore chicken business, it's a job well done from a smaller store size, etc. So non-veg, आपको इंडिया में non-veg तो is 60%, 40% is veg, but उस 60% का 95% is chicken eaters. Chicken is like a safe consumed meat in India. People will have reservation eating seafood, fish, because आपको लगता है कि यार एलर्जी हो जाएगी, ये हो जाएगा. Mutton also is very not very easily works in QSR, because to process it, to serve it is a difficult. It's a very expensive meat. But chicken is an affordable non-veg meat. So chicken बहुत बिकता है. I think Kerala is very big. Surprisingly, Punjab is the biggest in veg in India. That's the same Biryani by Kilo's founder. Yes. Punjab is the biggest in veg, which you would not think of.
And Bengal is quite, it's a 70-30 ratio when it comes to non-veg, veg, with non-veg being on the higher side. Gujarat and Bombay both are 50-50. I mean, Maharashtra. I would say Delhi NCR is very dal badlu depending on the time कि यार सावन के टाइम और नवरात्रा के टाइम में एकदम वेज हो जाएंगे और फिर पूरा हार्ड को नॉन वेज हो जाएंगे. सो आई थिंक हर एक स्टेट अलग बिहेव करती है. आई थिंक द गुड थिंग हमारे बिजनेस में है कि वी हैव नाउ डेवलप टूल्स विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर 15 अगस्त इस बार थर्सडे को है और थर्सडे में वेज ज़्यादा बिकता है तो ऑब्वियसली स्टोर की सेल डबल हो जाती है. बट वेज का इंडेंटिंग ज़्यादा होगा बिकॉज थर्सडे है और यही अगर 15 अगस्त फ्राइडे होती तो नॉन वेज ज़्यादा होता. So I think you build these tools and data for you is no more a number to look at, but it becomes like your way forward in the business. It becomes like a fuel for growth. कम चिकन बिकता है? Thursday. Thursday नहीं Thursday. Thursday surprisingly बहुत कम बिकता है. Thursday लोग चिकन कम खाते हैं versus Tuesday. I thought it would be Tuesday because हमारे डेटा में Thursday बहुत कम खाते हैं. Actually Tuesday Thursday. So Monday Tuesday Thursday 3 दिन कम खाते हैं. But the lowest is Thursday for us. Also, I feel it become the midweek where people want to save money for the weekend to have अच्छे से. So that's the reason, not just religious factor. If I only look at religious factor, maybe a Tuesday because of various reasons. Monday again, eating out is lower because you spent a lot on the weekend. So for us, Monday is the worst day. Non-veg सबसे ज़्यादा कौन से day पे बिकता है? So largely, I think Sunday is the best day of business for us. Undoubtedly, Saturday and Sunday. Because people eat in. But if I have to look at the weekdays, I think Friday is the best. Friday and Wednesday. Rather, the QSR industry, जो हमारी food industry है, we have tried to make Wednesday another weekend day for us. So if you see, all offers are running on Wednesdays, like a buy one get one. ताकि लोग बीच में भी order. Cheapest bucket on that day. So ऐसे weekend और weekday के बीच में कितना difference होता है? आप समझ लो कि weekend में revenue becomes 2x, literally 2x. It's huge. Like there are many businesses in the food industry which are surviving only because of Friday, Saturday, Sunday. Like Monday to Thursday, they have no footfall, they have no business. Yet they do well. And the restaurants में तो क्योंकि होता ही नहीं होगा. Yeah, and for night, I mean for pubs and for nightlife places, it's only Friday and Saturday. और different states में different type की चीजें बिकती है. Have you seen that? Yes. So कि spicy कहीं ज़्यादा बिकता है, non-spicy कहीं बिकता है और so यार प्रॉब्लम क्या है ना, इफ यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड विद स्केल एंड इफ यू ट्राई टू कस्टमाइज टू मच, अगर आप बहुत कस्टमाइज करोगे ना तो आप ब्रांड नहीं बना पाओगे. तो आई थिंक मेरा जॉब एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फूड प्रेन्योर, इज टू चेंज द ट्रेंड. कि अगर कोई सिटी स्पाइसी नहीं खा रहा है तो उसको कैसे मैं स्पाइसी अच्छे तरीके से खिलाऊं, रादर देन कस्टमाइजिंग इन एवरी सिटी. बिकॉज अगर आप कस्टमाइज करोगे हर सिटी में तो आप स्केल नहीं कर पाओगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने चेन्नई में अगर मैंने द कोकोनट चटनी दे दिया था मोमो के साथ में, शायद फ्राइड मोमो से अच्छा टेस्ट करता है, वो लोगों को अच्छा लगता है, बट मैं शायद स्केल नहीं कर पाता. या तो मैंने गन पाउडर डाल दिया मोमो में, मैं शायद स्केल नहीं कर पाता. बट आई थिंक हमारा जॉब एज एन एंटरप्रेन्योर इज टू सेट द ट्रेंड. आई थिंक दैट्स द चैलेंज, एंड इफ यू कैन विन दैट चैलेंज. जैसे मैंने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन इज डोमिनोज ने एक रोटी ईटिंग कंट्री को पिज़्ज़ा खिलाना सिखा दिया. और सेम पिज़्ज़ा हर जगह. पर कभी ऐसा नोटिस किया है कि इस सिटी में या इस स्टेट में तो हमने देखा है, लाइक हैव यू, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स यू हैव सीन? क्योंकि फूड ना बहुत ज़्यादा लोकल है, बहुत ज़्यादा पर्सनल है. कि आई हैव सीन इंदौर में जो फूड चलता है वो मुंबई में नहीं चलता. लाइक मैं इंदौर से आता हूँ स्पेसिफिकली, तो मुझे मुंबई स्ट्रीट फूड बिल्कुल नहीं पसंद. बिकॉज इंदौर ने इतनी स्टैंडर्ड हाई सेट कर रखी है दैट आई जस्ट लव इट. आई डोंट थिंक इंदौर से बेटर स्ट्रीट फूड कहीं भी मिलता है. लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे को बॉम्बे में आप मुझे बिरयानी खिलाओ, मुझे लगता है पलाव खिला रहे हैं, जबकि मुझे कलकत्ता का बिरयानी बहुत अच्छा लगता है. तो सबके अलग अलग वो होते हैं, होम टाउन से एक फ्लेवर आ जाता है आपका. बट मैंने ये देखा है कि स्पाइसी फूड सेल्स मोर इन वेस्ट इंडिया एंड टू एन एक्सटेंट इन नॉर्थ ईस्ट एंड इन साउथ, मे बी डीप साउथ लाइक अ केरला, दे लाइक स्पाइसी स्टफ. Non-spicy stuff or mild stuff is more of I would say the central part of India. Really? Not. I'm not counting maybe Indore there, because Indore is like the heart of central India. But maybe you could say Uttarakhand पकड़ लो, उत्तरांचल पकड़ लो, बिहार पकड़ लो, more towards east, रांची पकड़ लो. वहाँ पे इतना स्पाइसी नहीं खाते हैं. वहाँ पे फिर आप देखो कि ऑयली फूड बंगाल में बहुत चलता है. वो हम लोग खाते हैं ना, वो तेले भाजा एटसेट्रा. तेले भाजा इज बैगन भाजा, वो जो ऑयल में फ्राई करो आप, या पकौड़ा आप देख लो. फिर मैंने एक और चीज़ देखा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि द रीजन दैट तमिलनाडु ऑल्सो इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर अस इज दैट द स्टीम कल्चर इज वेरी हाई देयर. स्टीम इडली आप खाते हो, फिर आप स्टीम मोमो में चले जाते हो. द ट्रांजिशन इज मच ईजियर. पीपल प्रिफर स्टीम फूड. हाउएवर
Up north towards Lucknow, steam momos इतना नहीं बिकते जितना fried momos बिकते हैं. Because people are used to eating the rich food there कि यार लखनऊई गलौटी कबाब एकदम तेल में लटपट होके आ रहा है, फ्राइड मोमोज तेल में लटपट होके आ रहा है. सो थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग दीज कल्चर्स ऑफ डिफरेंट सिटीज, हाउ इट हेल्प्स इज दैट यू हैव अ प्रोडक्ट फॉर एवरीवन. Maybe you push a fried momo more in Lucknow versus you pushing a steam momo ज़्यादा in Chennai. Got it. कि आपको पता है लोग ज़्यादा यहाँ ये खाएंगे. कौन सी 5 cities हैं जो health conscious ज़्यादा? So Bombay for sure, Delhi NCR for sure. In Delhi NCR, Gurgaon stands out. ठीक है, I think because the new age entrepreneurship, corporates are all there. Bangalore, Hyderabad, and Calcutta. That's Hyderabad is health conscious? Yes. Really? Yes. And Kolkata too? Data says that at least a lot of people who go to gyms want protein which are steamed but don't get it. So like for example, So like a chicken steam momos which will be so for gluten example, free for them. yes, it's for gonna be example, big my plan is to launch it in every gym. Have the frozen momos, just steam it and have it. Give a steamer to every gym and have it. Like make it like an ATM anytime momo. Nice. So That's Bombay, good. Delhi NCR, Bombay, Delhi NCR is huge with fitness. You also don't have franchisee business? No, हमारे सब stores company owned, company operated है. क्यों franchisee क्यों नहीं किया? क्या reason है इसका? यार मेरा ये मानना है कि एक तो अगर मेरे प्लेट में इनफ क्रीम हो तो मैं ग्रीडी हो तो मैं खुद ही पूरा खा जाऊँ, मैं शेयर क्यों करूँ. बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई फील इन इंडिया जो F&B बिजनेस है वो एक प्रोडक्ट और सर्विस बिजनेस दोनों है. व्हेन यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू own all your SOPs with your people to give the same cut copy paste service. Now a franchisee will maybe cut corners, will compromise in service. He or she will only be concerned with the ROI. और मुझे उस पोजीशन में पहुंचना ही नहीं था बिकॉज इंडिया में आप देखोगे KFC इज ईदर देवयानी और सफाया, जुबिलेंट इज डूइंग डोमिनोज, Subway had multiple franchisees, now they've all sold off to one single player because India में to have multiple people doing one thing and having a common goal is very difficult. When it comes to the food business. If it were a product business, I think franchising is the best part in India. However, that said and done, I think India is evolving. The potential of micro entrepreneur in India is huge and massive. So will I franchise in future? Maybe yes, after 1,000 stores. After maybe 800 stores. Today we are sitting at 600. But today, is India ready for franchising? Maybe the answer is somewhere in the middle, yes and no. 2 years ago, it was a complete no before COVID. Now that systems have evolved, people are not getting jobs, so they will value the business that they run more. कोई franchisee business है इंडिया में जो actually nail किया है? Which तो is very मुझे big लगता and है good. इंडिया में तो yes, अगर आप देखोगे मेंस एथनिक पर में मान्यवर ने cracked it. Manyavar does not own a single store. It's all franchising. All franchised, and it's got close to 1,000 stores now. So Nice. Manyavar has cracked it in the retail space. All these brands that we see, most of them Nike, Reebok, Adidas, सबके franchise stores हैं. I think they have cracked it. Food में किसी ने किया है crack? Food में इंडिया में एक बंदा अच्छा कर रहा है. He's a friend of mine. He runs this brand called Burger Singh. I think वो काफी decent काम कर रहा है. एक और बंदा कितना बड़ा है Burger Singh? 100 स्टोर हो गए होंगे उसके. 100-200. And how कितना revenue कर रहे होंगे, कितना पुराना होगा? तो Burger Singh would be 10 years old, I think. Okay. एक और ब्रांड है बिगीज बर्गर, साउथ का बंदा है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है. दोनों franchising. दोनों फ्रेंचाइजी, दोनों के 100 स्टोर होंगी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे तो अभी तक कोई सक्सेस स्टोरी दिखी नहीं एक्सेप्ट फॉर दीज टू. These two are doing a good job. There was this Tips Frankie that we all grew up with. I'm a big fan. Yeah, I'm a big fan of Tips. Somewhere I feel अगर वो फ्रेंचाइज नहीं होता, और मैंने ओनर को बोला भी, he's a very good guy, and he also now, अगर वो फ्रेंचाइज नहीं होता, अगर वो कंपनी ऑपरेट होता तो उसके भी 500 स्टोर होते हैं आज. Okay, tell me your revenue now. अभी आज कितनी revenue है? Wow. तो हम ये साल 650 करोड़ करेंगे. वी आर करेंटली डूइंग अराउंड 50 करोड़ पर मंथ कर रहे हैं हम, और गोल है कि अगले 2 साल में हम 1000 करोड़ तक पहुंचे. And hopefully at that time look at a IPO, potential IPO. और इस revenue में कितना gross margin होता है? तो अभी आप समझ लो हमारा gross margin होगा almost 65%. हमारा जो Is store that EBITDA healthy है, in, is that 70 would be better. Okay. We are at 65%. तो हमारा Momo is at 72. China is at almost 69.
जो हमने नया ब्रांड बनाया है विच इज़ वाव कुल्फी एंड वाव चिकन विच इज़ लेस देन अ ईयर ओल्ड, दैट वुड बी एट आई वुड से क्लोज टू 60 to 63. तो हमारा पूरा कंपनी का एवरेज आ जाता है, ब्लेंडेड 65 आ जाता है. आई फील वी कैन ईजिली गेट टू 70. यू हैव टू जस्ट गिव टाइम टू द न्यूअर ब्रांड्स, क्योंकि मोमो भी एक टाइम में 60 पे था, आज 72 पे आ गया है. बट नेट आई फील आवर स्टोर EBITDA इज एट 29%, विच इज़ अ वेरी हेल्दी EBITDA. इसके नीचे में आपका कॉर्पोरेट कॉस्ट है, आपके एडमिन कॉस्ट हैं. But somewhere I feel that, you know, business growing at 40%, 1,000 crore, 8-10% EBITDA, I think markets hopefully, fingers crossed, will make you a king because you will continue to grow. अभी net profit बनता है, अभी PAT बनता है नहीं? PAT कोविड के पहले बन रहा था. कोविड के बाद में डिलीवरी बिकमिंग वेरी हाई नहीं बन रहा है. It has been a struggle, but that said and done, last financial year we were still 1% EBITDA positive. In spite of growing at 50%, which is a big thing. Like, I have not seen many businesses in India which has grown at 50% and not burnt money. Touch wood, the fact that we did not burn money comes from a banya at heart. But last year we were negative because I think last financial year we saw 8 months of negative same-store sales growth. Not only me, the entire industry saw that. In June this year, we got back to positive, and August will be the best month after almost close to a year. Okay. So last 1 year has been very tough for the retail consumer sector. You will be profitable. I think before we hit IPO in 2 years time, we are on path to it. We are almost there. और हमारे केस में क्या है ना, even if you're not PAT positive, but if you're EBITDA positive or depreciation is so high because we've done capex, तो it's like cash only. It's like free cash. तो हम more than PAT we look at cash flows, which is very important. और मैं the only advice I want to give to all the young startups here is कि हमेशा अपने cash flows देखना, because मैं भी जब ये business शुरू किया था, पहले 5 साल मेरे पास, पहले 7 साल मेरे पास कोई CFO नहीं था, कुछ नहीं था. I used to only see cash flows कि धंधा में पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है. तो I think the way you can manage cash flows and without taking debt, if you can manage cash flows initially and later on take debt because debt is cheaper than equity, तो ये धंधे को आप अच्छे से चला सकते हो. Because I think any retail business in India should not be cash exhaustive. It should be cash. It should conserve cash, conserve capital, and use that same capital to grow. Then you're in a very good position, because depreciation, as per Income Tax Act and as per the the Financial Act, you have to depreciate in 5 years. But all these assets go on for 10-15 years. The equipment, because they are stainless steel, they are the best equipment. So in a way, depreciation is good कि हमारा tax बचता है. You said कि after delivery एक negative आपको देखना पड़ा, right? बहुत बड़ा. So do you think कि आज के जितने restaurants हैं या जो भी नया खोलने जा रहे हैं restaurants, वो सब over dependent हो गए हैं on बहुत ज़्यादा और online aggregators like Zomato and Swiggy? yes completely dependent हो गए हैं. बिना इनके जीत नहीं सकते? सर्वाइव नहीं कर सकते क्या बिना? अभी फिलहाल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, बट ये जो ONDC आ रहा है, और देखिए हर चीज़ को बदलने में एक वक्त लगता है. आई थिंक स्विगी जोमेटो ने भी टाइम लेके, बिकॉज ऑफ कोविड अलग बूस्ट आ गया, बट आई थिंक यू विल हैव टू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन योर ओन एबिलिटी टू डिलीवर, नॉट बाय योरसेल्फ, मे बी थ्रू थर्ड पार्टीज. तो जैसे कि मैंने कहा, डिलीवरी कमोडिटी हो गई है. यू हैव थर्ड पार्टी पीपल लाइक अ रैपिडो, लाइक अ Shadowfax. I think through ONDC, you need to tie up with these people. You need to directly reach out to your customers. आपकी जो रिटेल में कस्टमर आ रहे हैं, आप उनको कैसे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू डिलीवर करवा सकते हो वर्सेस स्विगी जोमेटो, बिकॉज स्विगी जोमेटो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है. लाइक अ फूड कोर्ट. हाँ, कि डू यू थिंक देन गेम जीतने का सिर्फ जिसके ज़्यादा पैसे हैं वही जीत सकता है? फंडिंग वाला गेम है. बिकॉज I'll tell you where I'm coming from. अगर मैं एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ और मेरे पास इतने फंड्स ही नहीं है कि मैं मार्केटिंग कर पाऊँ खुद की, मैं छोटा सा रेस्टोरेंट खोलूँ, तो मुझे डिस्कवरी के लिए जोमेटो स्विगी पे जाना पड़ेगा. और वहाँ पे जाके मुझे इतना खर्चा करना पड़ेगा कि मेरे प्रॉफिट्स नहीं बनेंगे. तो टेक्निकली अगर स्टार्टिंग के 1-2 साल मेरे पास खर्चा करने की एबिलिटी है, तो ही मैं बना पाऊंगा, नहीं तो बना ही नहीं पाऊंगा. क्योंकि ONDC वगैरह बनाने के लिए भी मेरे को मेरी खुद की ब्रांड बनानी पड़ेगी जहाँ सिर्फ मेरे नाम पे लोग आ रहे हैं. मेरा डिस्कवरेबिलिटी फैक्टर इज गोना बी 0. नहीं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि व्हाई डू यू नीड टू डिपेंड ऑन डिलीवरी. आप अपना डाइनिंग इन बिजनेस चलाओ ना. आप डिलीवरी 20-30% करो स्टार्टिंग में. आज भी मेरे बहुत सारे स्टोर हैं जहाँ पे डिलीवरी 10-20% होते हैं मॉल्स वगैरह में. तो आप जब स्टार्ट कर रहे हो, आप ऐसा लोकेशन चूज करो जहाँ पे आपको श्योर शॉट फुटफॉल मिल रहा है. सो डिलीवरी देन बिकम्स एन एडेड बिजनेस फॉर यू. सो फॉर एग्जाम्पल, मेरा रेंटल फिक्स्ड है, ठीक है, और अगर मैंने एक कॉर्पोरेट एरिया में खोला है जहाँ बहुत फ्लो ऑफ क्राउड है, तो मेरा डाइनिंग इन बिजनेस तो अच्छा खासा होगा वहाँ पे. 70% होगा. बट फूड बिजनेस नॉट विनिंग, is a retail location business. Yes, absolutely. So that's what I'm trying to say. You have hit the, I wouldn't say nail on the head, but head on the nail, that the retail business is winning. It's all about location, because
Habits have changed. People will order you if they see you online. But if you are more visible to them in a place where they save that online money also and you trap them by the location. So your starting stores should all be 30-20% delivery and 70% dining in. And you have to plan your store. And that is why I'm not a big fan of people who start business with Cloud Kitchen. Because I feel then from day one, you're dependent on Swiggy, Zomato. You rather do something where you are available to sell something to the consumer, where you can even approach and upsell. You can go with your menu. If customers not coming to you, at least you can stand there. Even if I'm in a say a park area, right? And I've parked my cart over there. I can at least walk up to 10 customers and say कि भाई मेरा ये product है आप आके खा लो. But today if I'm sitting in one dark place kitchen and I'm waiting for the order to come in through the app, I'm mentally prepared to pay 25%. आप अच्छा धंधा कहीं भी खड़ा कर सकते हो. वो entrepreneur के हाथ में है. True. Place does not matter. The person matters and how you do it matters. Perfect. Thank you so much. Pleasure. That sums up all my questions. Thank you for spending time Raj. I with had a us. great time. My first podcast, but loved it. I loved it too. Amazing. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या और बेहतर हम कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बना पाएँ. I'll see you next time. ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा. एंड जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.